ओके सो जैसे हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कंपैरिजन ऑफ द वेरियस स्टील्स, ठीक है। तो जैसे हमने बात की थी लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील एंड मीडियम कार्बन स्टील की, तो चलो हम फिर से उसे रीस्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मिड में रह गया था वो, उस चीज को हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो बाकी अगर कोई डाउट है बाकी चीजों से तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई भी किसी भी तरह का डाउट है जो भी हमने कल डिस्कशन किया था उसमें, ठीक है। तो अगर डाउट नहीं है तो हम आगे चलते हैं फर्दर। जैसे हमने कल देखा था, ये हमारे पास रेफरेंस हो गई, ठीक है। ये हमारे लिए सिग्मा है, दिस इज द एप्सिलॉन, ठीक। ग्राफ सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं। ये बताइए मुझे, ये कौन सा ग्राफ है? दैट इज लो कार्बन, हाई कार्बन और मीडियम कार्बन से हमने कल स्टार्ट किया था। दैट इज द लो कार्बन, क्यों? क्योंकि इसमें प्लास्टिक जोन काफी दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरा ग्राफ मैंने कुछ ये ले लिया, दैट इज द मीडियम कार्बन, एंड तीसरा ग्राफ मैंने कुछ ये ले लिया, दैट इज द हाई कार्बन। ओके, सो मैंने कल भी आपसे बोला था कि लो कार्बन स्टील को ही हम माइल्ड स्टील बोल देते हैं, माइल्ड स्टील, या इसका तीसरा नाम भी होता है दैट इज द स्ट्रक्चरल स्टील। इसमें ऑलमोस्ट 0.05 से लेके 0.3% तक कार्बन होता है, जबकि मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 से लेके 0.8 तक कार्बन होता है, और हाई कार्बन स्टील में, ठीक है, 0.8 से लेके 2.1 तक होता है। 2.1 के बाद क्या आना शुरू हो जाता है? अगर इससे हम मोर की बात करें तो इसे हम बोलते हैं कास्ट आयरन, ठीक है। आगे जितना भी होता है कास्ट आयरन। मैक्सिमम परसेंटेज कितनी होती है? 6.67%। दिस इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एनी टाइप ऑफ आयरन अलॉय, ठीक है। मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज इन आयरन एज ए बेस मेटल, ठीक है। ये मेरी मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज होती है 6.67%, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा कंप्लीटली सीमेंटाइट बन जाता है। चलो, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ये मटेरियल साइंस वाला पार्ट है। हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं कार्बन परसेंटेज को बढ़ाता हूँ, तो कार्बन परसेंटेज किस डायरेक्शन में बढ़ रही है? ऐसे, है ना, ये कार्बन परसेंटेज बढ़ रही है। तो सबसे पहले मुझे आंसर दीजिएगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में बात भी की थी, डक्टिलिटी बढ़ेगी कार्बन परसेंटेज बढ़ने पर या घटेगी? तो ऑब्वियस आंसर क्या होगा इसका? डक्टिलिटी बढ़ेगी कार्बन परसेंटेज बढ़ने पर या घटेगी? ये लो कार्बन की है, दिस इज द लो कार्बन स्टील, दिस इज द मीडियम, एंड दिस इज द हाई कार्बन स्टील, ठीक है। सो कार्बन परसेंटेज बढ़ रही है, तो बताइए जल्दी से, लो कार्बन स्टील की डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होगी या सबसे कम होगी? लो कार्बन स्टील की डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होगी या सबसे कम होगी? डक्टिलिटी याद है ना, जब भी आप नेक्स्ट क्लास करने आते हैं तो सबसे पहले आपको जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो पहले से ही रिवाइज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने वो रिवाइज नहीं किया तो डक्टिलिटी नहीं समझ में आ रखा होगा अभी, ठीक है। तो जितना हो सके जैसे ही क्लास ओवर होती है 10 से 15 मिनट के अंदर उसका पूरे का रिविजन लिया करो, ठीक है। तो यहां से हम सीधा कह सकते हैं कि डक्टिलिटी बेसिकली क्या थी? जो हमारे पास ई पॉइंट था, जो कि इलास्टिक पॉइंट था, उस इलास्टिक पॉइंट से आगे जितने भी हमारे पास आगे जो प्लास्टिक परमानेंट डिफॉर्मेशन, बेसिकली वर्ड बोलेंगे कि परमानेंट डिफॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही मटेरियल डक्टाइल होगा। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन किस में सबसे ज्यादा दिख रहा है? हमारे लो कार्बन स्टील में। तो इसमें अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन ज्यादा है इसका मतलब ये डक्टाइल ज्यादा है। सो डक्टिलिटी हमारी क्या होगी यहाँ पर? डक्टिलिटी कार्बन परसेंटेज बढ़ने पर डक्टिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए ब्रिटलनेस क्या होगी, ठीक है। ब्रिटलनेस ऑब्वियस है, डक्टाइल सेंस समझिएगा। ब्रिटलनेस इज द डेफिनेशन याद कीजिए ब्रिटलनेस की। ब्रिटलनेस इज द सेंस ऑफ लैक ऑफ डक्टिलिटी, लैक ऑफ डक्टिलिटी। तो लैक ऑफ डक्टिलिटी का मतलब ब्रिटलनेस है। जरूरी नहीं है कि यहां मैं सेंस वो लेके चल रहा हूं कि वो फेलियर हो गया विदाउट यील्डिंग। इसमें सब में देखो यहाँ पर यील्डिंग आ रही है ना, कार्बन परसेंटेज ज्यादा है तो कोटल एटमॉस्फेयर में बन रहा है, यील्डिंग भी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी यील्डिंग होगी और थोड़ी बहुत यहाँ पर भी यील्डिंग देखने को मिलेगी जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ेगा। बट यील्डिंग कम हो रही है, साफ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। बट
मेन चीज क्या है कि ये है तो सब डक्टाइल मटेरियल, बट उसमें ब्रिटलनेस का सेंस तो हम पूछ सकते हैं ना। तो ये बताइए मुझे, ब्रिटलनेस कार्बन परसेंटेज बढ़ने पर बढ़ रही है या घट रही है? कार्बन परसेंटेज बढ़ने पर बढ़ रही है या घट रही है? उम्मीद है मीनाक्षी जी आपने ये आंसर दे दिया है, दैट इज द इंक्रीज। ठीक है, दैट इज द इंक्रीज। क्यों? कार्बन परसेंटेज अगर बढ़ रहा है, कार्बन परसेंटेज बढ़ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे मेरा कार्बन परसेंटेज बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा जो ब्रिटलनेस है, मतलब फेलियर जो है, वो इस साइड शिफ्ट हो रहा है। फेलियर जो है वो इस साइड शिफ्ट हो रहा है, मतलब अल्टीमेट की तरफ फेलियर शिफ्ट हो रहा है, और यील्डिंग हमारी हटती जा रही है। देख रहे हो, यील्डिंग का सेंस यहाँ पर कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ब्रिटलनेस क्या होगी? ब्रिटलनेस हमारी डक्टिलिटी, सॉरी डक्टिलिटी यहाँ पर, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ मैंने आपको समझा दिया बट इसका एरो मैंने गलत दिखाया। कार्बन परसेंटेज बढ़ने पर डक्टिलिटी कम होगी, जबकि ब्रिटलनेस बढ़ेगी। ब्रिटलनेस बढ़ेगी क्योंकि मैंने सबसे पहला सेंस क्या लिया हुआ है? कार्बन परसेंटेज इंक्रीज कर रहा हूं, ना कि डिक्रीज। कार्बन परसेंटेज इंक्रीज कर रहा हूं, ना कि डिक्रीज। कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करने का मतलब क्या है? हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो लो से हाई की तरफ जाते हुए ब्रिटलनेस हमारी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब एक बात बताइएगा, यील्ड पॉइंट यानी कि यील्डिंग स्ट्रेस, यील्डिंग स्ट्रेस बताइए इंक्रीज होगी या डिक्रीज? कार्बन परसेंटेज अगर बढ़ेगी तो। ओके 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 ओके, एक सेकंड। ओके, अब ठीक है, इतना काफी है। हाँ बताइए, अगर यील्डिंग स्ट्रेस हमारी, सॉरी कार्बन परसेंटेज बढ़ रही है, तो यील्डिंग स्ट्रेस क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? डिक्रीज होगी। यील्डिंग स्ट्रेस, सोचिएगा यील्डिंग कहां पर होती है? यील्डिंग कहां पर होती है? यील्डिंग अगर यहां पर देखो तो इलास्टिक पॉइंट और जो हमारा ये यील्ड पॉइंट होता है उसको हम ऑलमोस्ट पास में मान लेते हैं। इसके लिए अगर मैं देखूंगा तो यील्डिंग पॉइंट ये है, इसके लिए अगर देखूंगा तो यील्डिंग स्ट्रेस ये है। यहाँ पर यील्डिंग स्ट्रेस क्या हो रही है? इंक्रीज। वेरी गुड, यहाँ पर यील्डिंग स्ट्रेस क्या हो रही है? इंक्रीज। ठीक है, अगर मुझे आपसे पूछना है प्रूफ रेजिलियंस, तो बताइए यहाँ पर प्रूफ रेजिलियंस में क्या हो रहा होगा? प्रूफ रेजिलियंस, दिस इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस कार्बन परसेंटेज इंक्रीज होने पर। ये सब के सब आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको वेरियस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे इससे रिलेटेड सीधे, कि अगर हम कार्बन परसेंटेज ज्यादा देखें मतलब हाई कार्बन स्टील में क्या होगा। पीएसयूज में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जनरली। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूफ रेजिलियंस क्या हो रहा है? इंक्रीज दिख रहा है। प्रूफ रेजिलियंस में क्या हो रहा है? इंक्रीज। चाहे तो आप फिगर के हिसाब से देख लो, ये E1 मान लो, ये E2 मान लो, ये E3 मान लो, तो ऑब्वियस है कि प्रूफ रेजिलियंस क्या था? ये वाला एरिया। यहाँ पर एरिया बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पर एरिया और बढ़ गया। इसका मतलब जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ रही है, प्रूफ रेजिलियंस मेरा बढ़ रहा है। ठीक है, प्रूफ रेजिलियंस बढ़ रहा है। ठीक है, अब बताइए अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ज्यादा सोचिए, इतना इतना ज्यादा मत सोचिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ रहा है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होगी कार्बन परसेंटेज इंक्रीज होने पर? बहुत बढ़िया, ये है ना आंसर, बहुत बढ़िया, इंक्रीज। ठीक है, साफ दिख रहा है, ये हमारा सिग्मा यूटी 1 है, ये हमारा सिग्मा यूटी 2 है, और ये हमारा सिग्मा यूटी 3 है। तो आंसर आपको साफ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूँ मॉडुलस ऑफ टफनेस, एमओटी, बताइए एमओटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अच्छा क्वेश्चन है, समझ के चलिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, समझ के चलिएगा। दिस इज नॉट द रियल ग्राफ, ये हमारा रियल ग्राफ नहीं है। रियल ग्राफ सेंस आपको याद है ना? रियल ग्राफ का सेंस मैंने आपको पहले भी कभी दिया था, किस तरह से? ये वाली चीज, रियल ग्राफ का सेंस मैंने आपको पहले दिया हुआ है कि ये इतना होता है 0.12%, जबकि यहां से यहां तक होता है 1.4%, और ये जो पार्ट होता है ये काफी ज्यादा होता है। ये कितना होता है? 25%। कहां से? स्टार्टिंग से 25%। तो ये बहुत ज्यादा होता है माइल्ड स्टील के लिए। माइल्ड स्टील के लिए जो ये डिफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा है, जबकि मीडियम कार्बन के लिए डिफॉर्मेशन कम होता जाता है, परसेंटेज कम होती जाती है। हाई कार्बन के लिए परसेंटेज और कम हो जाती है। कहाँ की? फ्रैक्चर होने की। तो अब जरा सोचिएगा कि जो हमारा एमओटी है वो क्या हो रहा होगा? इसका एरिया ज्यादा होगा क्योंकि ये 25% तक है, इसका एरिया ज्यादा हो रहा होगा, इसका एरिया कम हो रहा होगा, और इसका एरिया और कम हो रहा होगा। ऐसे में सोचना कि सर वैल्यू बढ़ रही है तो एरिया तो इसका बढ़ भी रहा है। नहीं, आपको मैंने रियल ग्राफ नहीं बना रखे, ये बिल्कुल थोड़ा सेंस वाइज है। ठीक है, ये एक्चुअल ग्राफ नहीं है, विद परसेंटेज बेसिस, परसेंटेज बेसिस नहीं है ये। ठीक है, तो परसेंटेज बेसिस में ये बहुत आगे तक जाता है एज कंपेयर टू मीडियम, एज कंपेयर टू हाई कार्बन स्टील, तो इस वजह से इसका एरिया ज्यादा हो जाता है। तो एमओटी हमारा क्या होगा? डिक्रीज। ध्यान से समझिएगा, प्रूफ रेजिलियंस इंक्रीज है जबकि एमओटी डिक्रीज है। तो अब एक बात बताइए, जो स्ट्रक्चर
जो स्ट्रक्चर, मान लीजिए आपको कि जो स्ट्रक्चर मैं आपसे पूछता हूं कि जो स्ट्रक्चर आपको फ्रैक्चर में डिजाइन करने हैं, मतलब उनका फ्रैक्चर आपको इजीली नहीं करने देना है, जो आपको फ्रैक्चर में डिजाइन करने हैं, फेलियर उनका फ्रैक्चर से हो रहा है, तो आप बताइए इसमें आप क्या लोगे? उसकी टफनेस ज्यादा लोगे, मतलब सॉरी, उसमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा लोगे या कार्बन परसेंटेज कम लोगे? अगर मटेरियल आपका ऐसा डिजाइन है, ऐसा डिजाइन आप करने जा रहे हो जिसमें फेलियर जो होगा वो फ्रैक्चर से होगा, हमें नहीं मतलब उसकी यील्डिंग से, हमें मतलब है उसके फ्रैक्चर से, तो आप ऐसे मटेरियल में कार्बन परसेंटेज ज्यादा रखोगे या कम? वेरी गुड, लो। क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बन परसेंटेज लो होगी तो हमारा एमओटी क्या होगा? ज्यादा। अरे क्या बात है यार, समझने लग गए हो। ठीक है, एमओटी हमारा क्या होगा? ज्यादा। बहुत बढ़िया। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे यील्डिंग सेंस चाहिए, मतलब अगर बॉडी मेरी परमानेंट डिफॉर्मेशन में फेलियर होती है, परमानेंट अगर डिफॉर्मेशन आ जाए तो वो हम फेलियर मान लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में मुझे मटेरियल में कार्बन परसेंटेज ज्यादा लेनी है कम? अगर स्टील बना रहा हूं तो कार्बन परसेंटेज ज्यादा लेनी है या कम? हाई। क्यों? क्योंकि इसका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, यहाँ पर एमओआर भी ले सकते थे प्रूफ रेजिलियंस के अलावा, है ना, एमओआर जो होगा वो यहाँ पर ज्यादा होगा, इस वजह से हम ये चीज ले सकते हैं। तो जो हमारे स्प्रिंग होते हैं, हाई कार्बन परसेंटेज जो हमारे स्प्रिंग होते हैं वो किससे बनते हैं? अगर उनमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया तो वो हमारे लिए फेल, बेकार है। अगर स्प्रिंग्स में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया तो वो हमारे लिए बेकार है। उसमें क्या होने चाहिए? उसमें अपनी इलास्टिक नेचर होना चाहिए, वापस अपनी अवस्था को रिगेन कर ले, ये उसमें प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, तभी तो हम स्प्रिंग्स का यूज करते हैं कि वो अपने आप को रिगेन कर ले, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करे, जैसे ही वो हटे फोर्स रिगेन कर ले। तो स्प्रिंग्स कैसे बनने चाहिए? हाई कार्बन स्टील के या लो कार्बन स्टील के? आंसर दीजिए। स्प्रिंग कैसे बनने चाहिए, हाई कार्बन स्टील के या लो कार्बन स्टील के? यहाँ पर प्रूफ रेजिलियंस के साथ एमओआर और लिख दो, है ना, क्योंकि सिग्मा एप्सिलॉन कर्व है तो वहां एमओआर दिखेगा ना कि प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है, किसके किसके बनने चाहिए? एच। बहुत बढ़िया, हाई कार्बन स्टील। आंसर याद रखिएगा हमेशा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पीएसयूज में आ जाता है आपके। ठीक है, कि ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहां तक ये सेंस समझ में आ चुका है। तो ये जो मैंने छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपको बताई है, इन टर्मिनोलॉजी पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें डायरेक्टली पूछी जाती है। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, कुछ भी जो भी आपसे यहाँ सेंस समझ में आ रहा है, प्लास्टिसिटी किसकी कम हो रही है किसकी ज्यादा हो रही है, वो सब सेंस यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात हो गई। बताइए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं? कोई डाउट है उसमें तो बताइए, कोई डाउट? छोटी छोटी कंपैरिजन कर सकते हैं आप। हाँ, रिसेप्शन ही, जैसे मैंने आपसे एक दिन, याद होगा, ग्रेजुअल अप्लाइड लोड, हमने हमेशा एक चीज मैंने बोली है आपसे कि एक है हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जिसमें हम स्टडी करके चल रहे हैं, है ना, थोड़ा ये अपने सोम को अपने माइंड में इस तरह से रख के चलना। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जिसमें हम ग्रेजुअली अप्लाइड लोड हमेशा लेके चल रहे हैं, ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज हम थ्योरेटिकल में ग्रेजुअली अप्लाइड लोड अपने माइंड में लेके चल रहे हैं। मैंने कहा ना, इम्पैक्ट लोड मैंने जितना पढ़ाया उतना जनरली आपको पढ़ने को नहीं मिलता है, क्योंकि उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि थ्योरेटिकल ही सेंस हमारा पूरे सोम में चलता है। बट इम्पैक्ट लोड ही जनरली जो हमारे रियल लोड होते हैं, जो रियल लोड होते हैं वो हमारे जनरली डायनामिक लोड ही होते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट हो गया, जैसे कि फटीग हो गया, ठीक है, जैसे कि सडन अप्लाइड हो गया। तो जनरली यही लोड्स होते हैं जो कि रियल एनवायरनमेंट में लगते हैं। तो ये जो स्टडी है वो सिर्फ और सिर्फ एफओएस के साथ हो जाती है। बट जो हम स्टडी किसी भी एक मटेरियल को डिजाइन कर रहे होंगे ना, वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के हिसाब से कर रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं स्प्रिंग की बात भी कर रहा हूं तो उस पर हम ये सोच के डिजाइन करेंगे कि उस पर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लग रहा है, चाहे वो हम डिजाइन कर रहे हैं बाइक के सस्पेंशन को, बिल्कुल कि हाँ उस पर झटका लग रहा है, अचानक से आ रहा है, बट उसकी जो डिजाइन होगी वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के साथ ही होगी। बस साथ में हम बाद में एफओएस ले लेंगे, वहां पर बाद में हम एफओएस ले लेंगे, बस कि भैया डायनामिक लगता है हमेशा तो एफओएस ले लेंगे। ठीक है, ये चीज हमेशा सोम में याद रखिएगा।
है ना। ये चीज हमेशा, ये तो अभी चैप्टर 1 चल रहा है, बस मैं साथ में चीजों को लेके चल रहा हूँ, बट हमेशा ये माइंड में याद रखिएगा कि डायनामिक की रियल में स्टडी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसको सही करता है। ये थ्योरी ऑफ फेलियर में बताया जाता है आपको, मशीन डिजाइन में मैकेनिकल पढ़ता है एफओएस को अच्छे से, ठीक है। बाकी मैं थ्योरी ऑफ फेलियर में आपको दोनों को बताऊंगा, सिविल को भी और मैकेनिकल को भी, ठीक है। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड आपको सोच के चलना है, ठीक है। ऋषभ सैनी बताइए, क्लियर हो गए ये पॉइंट सभी को, ठीक है। कोई डाउट इस तरह का? क्लियर हो गया? जो मैं कह रहा हूं सोम को वैसे ही सोच के चलना है। आप हमेशा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में ही कंसीडर करते हुए चीजों को लेके चलेंगे, बट एफओएस जो होता है वो हमारी थ्योरेटिकल एनालिसिस को रियल एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जनरली डायनामिक लोड से हमारे रियल लोड होते हैं, ठीक है। चलो, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, आ जाए अब इस पे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं आ रहा है तो ठीक। चलिए, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम बेसिक तौर पर समझ लेते हैं, ठीक है। मेरी बातों की एक एक लाइन को समझिएगा, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन करके आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाऊंगा, बट जितनी भी लेके जा रहा हूं उतना आप प्लीज याद रखिएगा, समझ के चलिएगा। कोई डाउट रहता है तो पूछते रहिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं लेके जाऊंगा, बट हाँ थोड़ा बहुत डेप्थ को छूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं सिग्मा यहाँ पर ले रहा हूँ, एप्सिलॉन इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, तो ये जो ग्राफ है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का है, तो यहाँ पर मैं सिग्मा ट्रू ले रहा हूँ, यहाँ पर एप्सिलॉन ट्रू ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये सिग्मा ट्रू और एप्सिलॉन ट्रू एक्चुअल में है क्या, पहले ये समझो। ये सिग्मा ट्रू एंड एप्सिलॉन ट्रू एक्चुअल में है क्या? तो याद रखिएगा, सिग्मा ट्रू इज द स्ट्रेस, इज द स्ट्रेस मतलब जो कि फोर्स है एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट अपॉन अपॉन एरिया एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। मतलब ये जो हमारी है, इसका नाम दूसरा ये भी हम बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम हम ये भी बोल सकते हैं, क्या? इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस, ओके। फोर्स एट दैट इंस्टेंट, इंस्टेंट कौन सा? जिस पॉइंट पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो पॉइंट हमारी कंसिडरेशन में है। इंस्टेंट का मतलब है जो टाइम या जो पॉइंट हमारी, जो इंस्टेंट हमारी कंसिडरेशन में है, ठीक है। जिसको हम, जिस पॉइंट के हिसाब से स्ट्रेस बतानी है कि स्ट्रेस इस पॉइंट पर कितनी है, मतलब इस पॉइंट मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पर। कैसे? जब मैं फोर्स को यहां से 0 से 50 तक लेके गया, एग्जाम्पल समझिएगा, अगर मैं फोर्स को किसी एक पॉइंट पर 0 से 50 तक लेके गया, तो क्या 50 उसने अचानक ही अचीव कर लिया? नहीं, वो 0 से पहले 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, इस तरह से। तो जैसे जैसे हमारी ये फोर्सेस लगने की वजह से इसकी डायमेंशन बढ़ती जा रही है, तो एक पॉइंट ऐसा होगा ना जब इस पर P10 लगा होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जब इस पर P20 लगा होगा। तो इस इंस्टेंट पर कितनी स्ट्रेस थी इस पर, इस इंस्टेंट पर कितनी स्ट्रेस थी? 10 जब पहुंचा था इसका वैल्यू, तब इस पर कितनी स्ट्रेस थी बॉडी पर? जब इस पर 50 पहुंचा, तब इस पर कितनी स्ट्रेस है बॉडी पर? तो वो स्ट्रेस कैसे निकलती है? फोर्स पर ओरिजिनल एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया एट दैट इंस्टेंट, मतलब जब ये 20 पहुंचा होगा तब इसका एरिया एक्चुअल में कितना होगा, हमने उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसे हम एब्रिविएट कर सकते हैं, सिग्मा टी इक्वल टू पी इंस्टेंट अपॉन ए इंस्टेंट। एक्चुअल डेफिनेशन सिग्मा टी की ये होती है, और रियल में एक्चुअल स्ट्रेस यही होती है, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रेस यही होती है, वो तो हमारी थ्योरेटिकल स्ट्रेस है पी अपॉन में ए ओरिजिनल एरिया, ठीक है। सिग्मा टी ये हो गया। अब बात कर लेते हैं एप्सिलॉन टी की। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है एप्सिलॉन टी। सिग्मा टी तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सिग्मा टी में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ मीनाक्षी सर, आईआरएफ तो नॉमिनल में भी यही लेते हैं ना, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स नॉमिनल में भी आप यही लेते हैं। कौन सी? ये वाली चीज, हाँ बिल्कुल, फोर्स हम यही लेते हैं, ठीक है, फोर्स हम यही लेते हैं, बट मेन चीज वहां पर क्या थी, जो अजम्पशन था हमारा, वो अजम्पशन ये था कि एरिया हमारा ओरिजिनल लेना है, एरिया हमारा ओरिजिनल लेना है, ठीक है। एरिया हमारा ओरिजिनल था कब? कब? जब ये हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस था, जिसे हमने इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोला था। अगर इंजीनियरिंग स्ट्रेस हो, एरिया ओरिजिनल था, तो हमने सीधा फोर्स से ही इसे रिलेट किया था। जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही थी वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ रही थी। बट यहाँ पर, यहाँ एरिया भी अपना एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, कि एरिया उसका कितना है, तब उसकी स्ट्रेस बहुत ज्यादा भी बढ़ सकती है। और अगर एरिया मान लीजिए बढ़ रहा है,
तो स्ट्रेस कम भी हो सकती है। वो भी कुछ मटेरियल हैं यूनिवर्स में, बट उन चीजों की हम स्टडी नहीं करेंगे, वो आउट ऑफ द सिलेबस है, जिस पर फोर्स टेंशन लगाने पर एरिया बढ़ता भी है। ठीक है, वो सेंस मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एप्सिलॉन टी इक्वल टू एप्सिलॉन टी, जो हमारे पास जो स्ट्रेन है उसकी अब डेफिनेशन समझिएगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्या मैं बोलने जा रहा हूँ। इसे आप एप्सिलॉन टी पढ़ते हो, बट दिस इज नॉट द एप्सिलॉन टी, दिस इज द डी एप्सिलॉन, दिस इज द डी एप्सिलॉन। डी एप्सिलॉन इन द सेंस स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये होता है। स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब जो उसकी लेंथ थी। अब अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करूं, किस इंस्टेंट की, इस इंस्टेंट की, जब ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल ही थी, जब ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल ही थी, तो जब इस पर आप फोर्स लगा रहे थे उस टाइम पर इंस्टेंटेनियस जो स्ट्रेन है वो उसके लिए हमारे पास जो रेफरेंस होगा लेंथ का वो यही होगा, वो रेफरेंस यही होगा, क्योंकि यहीं से तो चेंज आना शुरू हुआ ना। तो जो यहां से चेंज आना शुरू हुआ उसको मैं क्या बोलूंगा कि जो चेंज इन लेंथ हुआ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, जो चेंज इन लेंथ हुआ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, दिस इज सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, जो कि आपको पहले भी समझ में आती थी। बट अगर मैं पहुंच गया इस इंस्टेंट पर, अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया, इसे मैंने बोला 1 पॉइंट, है ना, 1 पॉइंट बोल दिया, मतलब इस पॉइंट पर पहुंच गया मैं, फोर्स बढ़ा रहा हूं 10 न्यूटन कर दिया, पॉइंट यहां पहुंच गया, मतलब ये डिफॉर्म होके यहां तक पहुंच गया। अगर ये बॉडी यहां तक डिफॉर्म होके पहुंच रही है, यहां तक पहुंच गई है डिफॉर्म होके, अब क्या हुआ, अब मैं फोर्स अभी और भी बढ़ा रहा हूं, क्योंकि पी 10 पर नहीं रोकना, मुझे 50 पर जाके रोकना है, तो पी अभी 10 से और थोड़ा बढ़ेगा, 10 से वो 11 होगा, फिर 12 होगा। तो अगर 10 से मैं 11 की बात कर रहा हूं, मतलब बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस की बात कर रहा हूं, तो अब जो चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू दिस इंस्टेंट, मेरी वर्डिंग पर ध्यान दो, अब जो चेंज होगा लेंथ में विद रेस्पेक्ट टू दिस इंस्टेंट, वो चेंज ही हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन। वो चेंज ही क्या है मेरा, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन। This is not the epsilon t, this is the d epsilon t, this is the d epsilon t, instantaneous, उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन। तो उस इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन की डेफिनेशन में क्या होगा, चेंज इन लेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू विच रेफरेंस, चेंज इन लेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू विच रेफरेंस, इस पॉइंट के बेसिस पर, जो ये यहाँ पर 10 पर पहुंचा है, 1 पॉइंट हमने बोला था इसे, है ना। तो रेफरेंस अब हमारी ये है, तो चेंज इन लेंथ कितनी हुई, इसे हमने बोला dl, इसे हमने बोला dl, ये बोल दिया मैंने dl, और इस dl को मैं बोल रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, चेंज इन लेंथ कितनी हो गई dl, ये चेंज इन लेंथ हो गई, क्योंकि 10 से फिर 11 भी तो जाएगा, फोर्स तो भी बढ़ा ही रहे हो ना, तो कितना चेंज हुआ dl डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, मतलब डिवाइडेड बाई दैट इंस्टेंट पर जो लेंथ है। तो यहां पर बताइए मुझे, यहां पर लेंथ कितनी है, क्या यहां पर लेंथ L नोट है या फिर लेंथ Li है, इसे मैंने यहां तक Li बोला। तो अब मुझे आंसर दीजिए, क्या L नोट लूंगा डिवाइड में या Li लूंगा डिवाइड में, आंसर दो। Li समझ में आ रहा है, वेरी गुड मेंबर में, वेरी गुड। Li क्यों Li, क्योंकि हमारी उस इंस्टेंट पर जब 10 न्यूटन का फोर्स पहुंचा तो लेंथ बढ़ चुकी थी, जीरो फोर्स वाली लेंथ नहीं थी, ओरिजिनल लेंथ नहीं थी, लेंथ बढ़ चुकी थी, भले से ही अभी उसकी फोर्स की वजह से ही लेंथ बढ़ी है, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है, अभी उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है, फोर्स हटा दोगे वापस आ जाएगा। बट कहानी फोर्स हटाने की नहीं है ना, कहानी तो सिर्फ स्ट्रेन की है, कहानी स्ट्रेस वगैरह की नहीं है, कहानी सिर्फ स्ट्रेन की है। स्ट्रेन की डेफिनेशन चाहिए मुझे, तो स्ट्रेन की डेफिनेशन डायमेंशन से होती है, आपकी उससे थोड़ी होती है कि वो फोर्स हटाएंगे तो वापस आएगा नहीं आएगा, वो प्रॉपर्टी तो कुछ और है जिसे हम परमानेंट डिफॉर्मेशन, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, ब्रिटलनेस वगैरह बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम जो इस सेंस में बोल रहे हैं वो ये है कि जिस टाइम पर हमारा एक पर्टिकुलर डायमेंशन अचीव हो गई, उस टाइम की ही लेंथ को हम इंस्टेंटेनियस लेंथ लेके चलते हैं। जब भी हम फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर डीएल अपॉन में कौन सी चीज होती है, एल आई, यहाँ पर डीएल अपॉन में कौन सी चीज होती है, एल आई। तो ये है मेरा डी एप्सिलॉन टी इक्वल टू डीएल अपॉन एल आई। दिस इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेन, दिस इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेन, मतलब एप्सिलॉन ट्रू की ही बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। सभी बताइए प्लीज, मुझे उम्मीद थी रिप्लाई सभी का आएगा उस एल आई के लिए, बट ठीक है। अब मुझे बताइए जल्दी से ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ये जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पर ये समझ में आया या नहीं आया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ठीक है,
यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ज्यादा होच पोच हो गया है, कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। अगर आप मेरे साथ रहे होंगे तो मैंने कलर अलग यूज किए थे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अभी अचानक से देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अरे ये कहाँ गया भाई, चलो इसे मैं अगले ही पेज पर ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, थोड़ा सेंस को समझिएगा। मैंने आपसे ये कहा कि मुझे इसकी इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन बतानी है, तो ये मान लीजिए यहां पर पहुंच गया, दिस इज दी एल आई इस इंस्टेंट के हिसाब से, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा पी आई, ठीक है। और यहाँ इस पी आई की वजह से जो इसमें चेंज आ रहा है वो आ रहा है डीएल, इसे बोल रहा हूं मैं डीएल, या डीएल आई भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा है। डीएलआई भी ज्यादा सफिशिएंट रहेगा इसके लिए। तो यहाँ पर डी एप्सिलॉन टी शुड बी इक्वल टू डीएलआई अपॉन एलआई, ठीक है। डीएलआई मतलब जो उस इंस्टेंट के लेंथ के हिसाब से जो थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है, ठीक है, पीआई फोर्स की वजह से, डीएलआई अपॉन एलआई। अब जो हमारे पास एप्सिलॉन टी हम लिखते हैं वो बेसिकली है क्या, एप्सिलॉन टी क्या है, दैट इज द एप्सिलॉन टी, दैट इज द टोटल स्ट्रेन, total true strain, total, that is the total true strain for a body at that instant, है ना। ये वर्ड जो होता है ना टोटल, वो हम यहाँ पर थोड़ा साइड कर देते हैं जब पढ़ रहे होते हैं, बट यह याद रखिएगा इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन की डेफिनेशन ये होती है, जबकि एप्सिलॉन टी इज द टोटल ट्रू स्ट्रेन फॉर ए बॉडी एट दैट इंस्टेंट। तो अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, है ना, एट दैट इंस्टेंट मतलब मैंने एक इंस्टेंट फिक्स करना है, ये इंस्टेंट मैंने फिक्स कर लिया कि इस टाइम की बात कर रहा हूँ, तो अब बताइए इसमें टोटल स्ट्रेन क्या होनी चाहिए। टोटल स्ट्रेन क्या होनी चाहिए, जो जीरो से यहां तक जो टोटल स्ट्रेन आई है उसको टोटल को ऐड कर लूंगा तो टोटल स्ट्रेन आ जाएगी। यहां से जीरो से लेके पीआई तक जो फोर्स मेरा बढ़ा है उसकी वजह से टोटल स्ट्रेन आई है, वही तो मेरी यहाँ पर एप्सिलॉन टी कहलाएगी, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। तो एप्सिलॉन टी शुड बी इक्वल टू, टोटल का करने का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ये आंसर दो, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक ऑफ दी एप्सिलॉन टी, डी एप्सिलॉन टी। डी एप्सिलॉन टी के लिए मैंने आई ले लिया था, वो आई क्या था, वो आई था वो इंस्टेंट जो कि जीरो भी हो सकती है, वो इंस्टेंट जो कि फाइनल भी हो सकती है, मतलब कोई सी भी इंस्टेंट को हम ले सकते हैं, इसीलिए मैंने आई लिया है, ठीक है। तो ये डी एप्सिलॉन टी अगर टोटल हम कर लें तो एप्सिलॉन टी क्या होगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की लिमिट बताना इसमें क्या होंगी, दोनों टर्मिनोलॉजी मैंने दिखा रखे हैं यहाँ पर। इंटीग्रेशन की लिमिट बताओ कहां से कहां तक, इंटीग्रेशन की लिमिट बताओ कहां से कहां तक होनी चाहिए, जीरो से एल आई, बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, बहुत बढ़िया। एल नोट से एल आई, देखो जीरो का मतलब होता है लेंथ ही जीरो कर दी, एटम ही नहीं है यहाँ, तो फिर अगर आपने लेंथ को जीरो कर दिया इसका मतलब एटम ही नहीं है, ठीक है। लेंथ कहां से शुरू होगी, एल नोट से, लेंथ कहां से शुरू हो रही है, एल नोट से एल आई, ठीक है। एल नोट से टोटल एल आई, एल आई यहां से मेजर थोड़ी कर रहे हो, जो जीरो से ऐसे बोल रहे हो यहां से मेजर नहीं हो रही ना, एल आई यहां से है ना, यहां से यहां तक टोटल लेंथ टोटल है ना, तो एल नोट से एल आई, ठीक। तो एल नोट से या एल से, एल नोट से एल आई, चलो अभी फिलहाल ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। दिस इज द डी एप्सिलॉन टी, ठीक है। उम्मीद है ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। दिस इज द एप्सिलॉन टी टोटल, ठीक, दिस इज द एप्सिलॉन टी टोटल, ठीक, बात क्लियर हो गई है। चलो तो यहां तक हमने ये बात की, अब देखिएगा यहां पर इसकी वैल्यू रख सकते हैं, दिस इज द एल नोट से एल आई, चलो इसे कैपिटल लिख देता हूं, एल नोट से एल आई, डी एप्सिलॉन टी की वैल्यू रखो डी एल आई, ठीक है, इसे कैपिटल या चलो इसे यहाँ स्मॉल लिख लेता हूँ, और एल आई, ठीक है, डी एल आई अपॉन एल आई। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स। अब ये एल एन है लोग वाला, लोग ई वेस पर, है ना, लोग ई वेस पर एक्स को मैं एल एन एक्स लिख रहा हूँ, ये एल इस वाले एल से मतलब नहीं रख रहा, ये मेरा लोग है एल एन एक्स, है ना, एल एन एक्स यहाँ पर एल नोट से एल आई, यहाँ एक्स नहीं है बेसिकली, यहाँ एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल एल आई, ठीक है, एल एन एल आई। अब ये लिमिट रख दो तो कितना हो गया, एल एन एल आई माइनस एल एन एल नोट। अब आपको पता है एल एन एम माइनस एल एन एन कितना होता है, एम अपॉन एन, तो एल एन एल आई अपॉन एल नोट। यहां तक की कहानी समझ में आ गई है, ठीक है। अब इसी को आगे बस सोल्व करना है, क्या एल एन, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं एल आई अपॉन एल नोट -1 + 1 कर लो, आपकी मर्जी थी, तो आपने अपनी मर्जी चलाते हुए क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया इसे,
है ना, हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लिया मैंने इसके नीचे 1 मान के, एल नोट तो एल आई माइनस एल नोट। अब एल आई माइनस एल नोट बेसिकली क्या है, एल आई माइनस एल नोट बेसिकली क्या है, दिस इज द डीएल अपॉन एल नोट प्लस 1, एल आई अपॉन माइनस एल नोट, जो अभी मैंने समझाया था आपको, जो आपसे क्वेश्चन ही पूछा था, एल आई माइनस एल नोट यही तो है ना मेरी, डी कैपिटल एल ले लो इसे, डीएल चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अब समझिएगा यहाँ से, चेंज इन लेंथ, ठीक है, इस इंस्टेंट के हिसाब से चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ आ गया, देखो ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसका टर्मिनोलॉजी क्या होती है, ये टर्मिनोलॉजी क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेन, बहुत बढ़िया, दिस इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेन, तो ये क्या हो गई हमारी एप्सिलॉन इंजीनियरिंग प्लस 1, बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपसे पीएसयूज में पूछा जाने लगा है, ये काफी अच्छा फॉर्मूला आपसे पूछा जाने लगा है, अब तो इसका डेरिवेशन, इसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए थे, ठीक है, तो ये चीज भी याद रखिएगा, एप्सिलॉन ट्रू का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एलन इन एप्सिलॉन इंजीनियरिंग प्लस 1, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया है। अब यहीं से मैं एप्सिलॉन ट्रू कोड लेके, सॉरी सिग्मा ट्रू कोड लेके चलता हूं। सिग्मा ट्रू क्या है, सिग्मा ट्रू है यहाँ पर P अपॉन, सिग्मा ट्रू यहाँ पर क्या है P अपॉन ए आई। अब मैंने क्या किया P अपॉन ए आई को मल्टीप्लाई ए नोट बाई ए नोट कर दिया, तो ये क्या हो गया P अपॉन ए नोट इंटू ए नोट अपॉन ए आई, ठीक है, ये चीज हो गई। अब मुझे पहले ये समझना है ये ए नोट अपॉन ए आई क्या है, जैसे मुझे ए नोट अपॉन ए आई मिल जाएगा मैं यहाँ पर आ जाऊंगा फिर से, ठीक है, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से और समझ लो जो मैं ये समझाना चाह रहा था यहाँ पर, ठीक है, पहले इसको यहाँ पर और क्लियर कर लेते हैं। ये ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा था, ठीक है, जो जो अजम्पशन होते हैं वो सारे अजम्पशन में बोलते हुए चल रहा हूँ। यहाँ जो हमारी इलास्टिक लिमिट तक की हमारी प्रोपोर्शनैलिटी हम मान के चल लेते हैं ना, आपको मैंने बताया वो अभी है कि इलास्टिक एंड प्रोपोर्शनल हम एक साथ मान लेते हैं, ठीक है, बस हुक्स लॉ जब लगा रहे होते हैं तब थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो इस पॉइंट के हिसाब से हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमने क्या माना था, याद करो, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमने क्या माना था, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमने क्या माना था कि लीनियर जा रहा है और एरिया क्या था, कांस्टेंट, ये लीनियर जा रहा है और एरिया क्या था, कांस्टेंट। यहां पर मैंने आपसे बताया हुआ है ट्रू स्ट्रेन जो आ रही होती है वो कितनी आ रही होती है यहाँ के हिसाब से 0.12% फॉर द माइल्ड स्टील, और अदर मटेरियल्स में भी ये इसी रेंज में रहती है, बहुत ज्यादा रेंज नहीं आती है इसकी इलास्टिक जोन के अंदर मेटल्स के लिए। तो 0.12%, 25% से तो बहुत ही छोटा था ना, तो इसमें हम एरिया के चेंज को, मेरी वर्डिंग पर ध्यान देना, अब इसमें हम एरिया के चेंज को नेग्लेजिबल मान लेते हैं ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी। समझो अब इस चीज को, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रियल में एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं है अभी भी, इसमें भी एक अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ये है कि विद इन अजम्पशन ये है अभी भी कि विद इन इलास्टिक लिमिट, बस अब यहां पर ये क्लियर है, विद इन इलास्टिक लिमिट वी एज्यूम एरिया इज कांस्टेंट, we assume area is constant within elastic limit, we assume area is constant। तो यहां से जरा कहानी बताइए मुझे, अगर मैं आपसे कहता हूं ओरिजिनल एरिया इसका ए नोट था और ओरिजिनल लेंथ एल नोट थी, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इसका कितना होगा, ए नोट एल नोट, वॉल्यूम इसका कितना होगा, ए नोट एल नोट। अगर मैं आपसे कहता हूं, यहां पर इस चीज को जरा बताइएगा मुझे, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए नोट एल नोट का ये है, ये ए नोट एल नोट है, और इसे आप कांस्टेंट एरिया के साथ इलोंगेट करते हो, मैंने कहा ना वर्डिंग एक एक याद रखिएगा जो बोल रहा हूं, ए नोट एल नोट के इस पर्टिकुलर बॉडी को आप कांस्टेंट एरिया के साथ इलोंगेट करते हो, तो ये बताइएगा कि इस केस में जो ये नई वाली सिचुएशन बन के आ रही है, जो नई वाली फेज बन के आ रही है, इसका जो एरिया होगा वो ए ले लिया और जो इसकी लेंथ होगी वो एल ले ली। तो अब मुझे एक बात बताइएगा, जो एरिया और लेंथ ए इंटू एल जो आ रहा है वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम इस स्टेज में, फाइनल वॉल्यूम इस स्टेज में, ठीक है, इस स्टेज में बस इतने में, ये फ्रैक्चर हो रहा है क्या हो रहा है उसकी कहानी नहीं कह रहा मैं, ठीक है, ये इस स्टेज में फाइनल वॉल्यूम में क्या मेरा ए नोट एल नोट के बराबर होगा, पहले मुझे इसका आंसर दो, क्या मेरा ए नोट मतलब ओरिजिनल या इनिशियल के बराबर होगा, या इनिशियल के बराबर होगा, यस और नो, पहले मुझे ये आंसर दो, क्या ये ए एल
फाइनल, इसके लिए फाइनल जो इस फिगर के लिए लिया है मैंने, ये फिगर याद रखो, इस फिगर के लिए जो एल है वो क्या मेरा ए नोट एल नोट के बराबर होगा? यस, सोचो जरा, इसे सोचो सूर्य प्रकाश, सोचो आप इसे, क्या ये एल के बराबर होगा? ये वॉल्यूम है ना, मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूं ना मैं मास की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ अभी वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। क्या ये बराबर होगा? यस और नो? आप सोचो पहले इसे, एरिया कांस्टेंट ही लेना है और उसको लेंथ वाइज बढ़ाना है क्योंकि डिफॉर्मेशन करना है। बिल्कुल यही तो सेंस है मीनाक्षी जी, यही सेंस है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ऐसा आप मान लेते हो, ऐसा आप मान लेते हो, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बस मान लेते हो, ठीक है, जो आप मान लेते हो, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, हम सिर्फ मान लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी दूंगा कौन कौन से मटेरियल ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें ये वाली चीजें नहीं चलती हैं। तो हमने अभी क्या किया है, हमने अभी एज्यूम किया हुआ है कि एरिया क्या है, कांस्टेंट है, चाहे वो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी क्यों ना हो। कहां तक? विद इन द इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब यहां के हिसाब से विद इन द इलास्टिक लिमिट ए नोट एल नोट इज नॉट इक्वल टू ए इंटू एल, ए नोट एल नोट इज नॉट इक्वल टू ए इंटू एल। इसका मतलब यहां तक जो मेरा डिफॉर्मेशन जा रहा है, इसका मतलब यहां तक जो मेरा डिफॉर्मेशन जा रहा है, मान लीजिए ये बॉडी और यहां तक ऐसे जा रही है, तो ऑब्वियस है कि ये बॉडी जब यहां पर ऐसे जा रही है तो ये इसके अंदर अंदर, सॉरी इसके अंदर अंदर, ये जो इसके अंदर अंदर जा रही है देखिएगा ऐसे, तो यहां पर इसको बोल दो ए और लेंथ हो गई एल, ठीक है, एल। तो एल का जो यहाँ पर फाइनल इफेक्ट है वो इसके बराबर नहीं होगा जो इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम था, ए नोट एल नोट। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर की बात है ये, इलास्टिक लिमिट के बाहर की बात नहीं है ये। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर क्या होगा, एल इज नॉट इक्वल टू ए नोट एल नोट, एल इज नॉट इक्वल टू ए नोट एल नोट, ठीक है, बात यहां तक क्लियर हो रही है। अगर एल इज नॉट इक्वल टू ए नोट एल नोट, ठीक है, तो क्या मैं यहां इसमें एल इक्वल टू ए नोट एल नोट लगा सकता हूं विद इन इलास्टिक लिमिट? विद इन इलास्टिक लिमिट क्या मैं ये पॉइंट यहां लगा सकता हूं विद इन इलास्टिक लिमिट? ए एल इक्वल टू ए नोट एल नोट, जो ये ए नोट वगैरह मैंने लिए थे, अगर मैं इसे एल से भी कोरस्पोंडिंगली लेके चलूंगा तो क्या मैं विद इन इलास्टिक लिमिट ये चीज यहां पर लगा सकता हूं कि ए नोट अपॉन ए, है ना, ए नोट अपॉन ए आई, इसे आई लिख सकते हैं, ए नोट अपॉन ए आई इक्वल टू एल आई अपॉन एल नोट, क्या मैं ये चीज यहां ले सकता हूं? ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट नो, विद इन इलास्टिक लिमिट क्या मैं इस चीज को ले सकता हूं? यहाँ पर सेंस को समझो, अभी तक आपने सोम किसमें पढ़ी थी, मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपसे वो डायरेक्टली पूछने लग गए हैं, चाहे सिविल स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आपसे वो डायरेक्टली ट्रू का फॉर्मूला पूछने लग गए हैं, वो डायरेक्टली आपसे सिग्मा टी का डायरेक्टली फॉर्मूला पूछने लग गए हैं, ठीक है, सिविल स्टूडेंट्स के एग्जाम्स में भी ये देखने को मिला है। बट इसका सेंस तो आपको समझ में आना चाहिए, उस सेंस की बात कर रहा हूं कि यहाँ पर ये जो सिग्मा ट्रू का फॉर्मूला जो आप पढ़ते हो वो फॉर्मूला इलास्टिक रीजन के लिए वैलिड नहीं होता है, इट इज नॉट वैलिड फॉर द इलास्टिक रीजन। ये जो ए नोट अपॉन ए आई है इज नॉट इक्वल टू एल आई अपॉन एल नोट, क्यों? क्योंकि आपको पता है विद इन इलास्टिक लिमिट ए जो ओरिजिनल एरिया है वो हम कांस्टेंट ही मान के चलते हैं, जो एरिया है वो कांस्टेंट ही मान के चलते हैं ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी, ठीक है, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी एरिया कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो ये चीज हमारी इलास्टिक लिमिट के अंदर नहीं होती है, सिग्मा टी, समझ रहे हो, सिग्मा टी हमारी इलास्टिक लिमिट के अंदर जो मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा वो इसमें नहीं होती, यहां तक तो ये होता है, ठीक है, बट ये जो फॉर्मूला अब मैं चेंज करने वाला हूं वो चेंज करने वाला हूं मैं इसमें, कहां पर? इसमें देखो, जब मैं यहां तक ये जो यील्डिंग वाला पार्ट है इसको हम अवॉइड कर देते हैं अभी, ठीक है, यील्डिंग के आगे चलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग में, स्ट्रेन हार्डनिंग में और नेकिंग तक, ठीक है। तो यहां अगर हम देख के चलें तो यहाँ के सेंस में क्या होता है, हमेशा अब समझना ए एल इक्वल टू ए नोट एल नोट हम मान के चलते हैं, ए आई इंटू एल आई इक्वल टू ए नोट इंटू एल नोट हम मान के चलते हैं। कैसे? अब जो आपके साइंस में माइंड में सेंस आ रहा था उस चीज को लेके चलो, क्या कि आप ये सोच रहे थे अभी, आप ये सोच रहे थे कि सर अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, इस पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये फोर्स के साथ में बॉडी कैसे जानी चाहिए? ऐसे जानी चाहिए। सर इसमें एरिया डिक्रीज होना चाहिए, आप ये तो सोच रहे हैं एरिया इसमें डिक्रीज होना चाहिए। अब वही सेंस लेके चलो कि एरिया डिक्रीज हो रहा है तो आप क्या मान के चलो, जैसे अभी आपने मुझे आंसर भी दिया था, आप क्या मान के चल रहे थे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो ये जो वॉल्यूम कांस्टेंट वाला सेंस हम एज्यूम करते हैं, ये वॉल्यूम कांस्टेंट वाला सेंस जो हम एज्यूम करते हैं
वो किसके अंदर एज्यूम करते हैं? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये किसके अंदर एज्यूम किया जाता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के, नोट इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन, नोट इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। हमेशा याद रखिएगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में हम ये सेंस एज्यूम नहीं करते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट। और इसको प्रूफ कैसे करूंगा अभी आगे, जब मैं चैप्टर 2 पढ़ा रहा हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन, उसका पहला वर्डिंग ही मैं इसी सेंस से लेके चलूंगा। आपकी और क्लियरिटी मुझे इस पर बनानी है, ठीक है, आपकी और क्लियरिटी मुझे इस पर बनानी है। तो अभी सेंस क्या हुआ कि जो हमारा ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है उसमें हम ए नोट एल नोट बराबर ए एल लेके चल सकते हैं। तो जो हमारा ये वाला पार्ट होता है उसमें हमारा बेसिकली सिग्मा ट्रू का फॉर्मूला ये निकल के आता है, के इंटू एप्सिलॉन ट्रू की पावर एन। इसे हम बोलते हैं फ्लो कर्व, इसे हम बोलते हैं फ्लो कर्व या फिर होलोमैन इक्वेशन, होलोमैन इक्वेशन, ठीक है। इसे फ्लो कर्व या फिर होलोमैन इक्वेशन बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक। नेकिंग रीजन भी सिमिलर ऐसा होता है, बस नेकिंग रीजन की डेप्थ में आपको नहीं लेके जा रहा, जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि फोर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन, फॉर प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड रीजन, फॉर प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड रीजन a इंटू एल, ए आई इंटू एल आई शुड बी इक्वल टू ए इंटू एल, ठीक है, या ए नोट इंटू एल नोट, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये हमने एज्यूम किया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए नोट अपॉन ए आई, ये सिंपल मैथ्स है, ए नोट अपॉन ए आई इक्वल टू एल आई अपॉन एल नोट। तो जरा लिख लो, ये किसके लिए वैलिड है, समझ में आ गया ना, ये किसके लिए वैलिड है, ये इस चीज के लिए वैलिड है। तो P अपॉन ए नोट इंटू ए नोट अपॉन ए आई को हमने लिख दिया एल आई अपॉन एल नोट। अब फिर से वही अपनी माइंड की खुरापात क्या किया हमने, प्लस एंड -1 कर दिया, ठीक है, -1 प्लस 1 क्या हुआ, P अपॉन ए नोट इंटू एल आई माइनस एल नोट अपॉन एल नोट प्लस 1, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, P अपॉन ए नोट इंटू एल आई माइनस एल नोट मतलब डीएल कैपिटल वाला डिवाइडेड बाई एल नोट प्लस 1। अब जरा मुझे आंसर बताइए, सिग्मा टी किसके बराबर आ गया, फॉर्मूला याद रखिएगा, सिग्मा टी किसके बराबर आ गया, P अपॉन ए नोट को हम क्या बोल सकते हैं, हाँ पावर लो भी बोलते हैं इसे, मैंने दिखाया था शायद, लिखा है नहीं लिखा है वहां पर, कहाँ गया भाई, हाँ, फ्लो कर्व, होलोमैन इक्वेशन और पावर लो और कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन, काफी नाम होते हैं इसके, और कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन, ठीक है। हाँ, हम बात कर रहे थे यहाँ पर ये जो चीज थी, ठीक है, ये जो चीज थी सिग्मा टी, P अपॉन ए नोट को हम क्या बोल देंगे, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, वेरी गुड, इंजीनियरिंग स्ट्रेस है ना, और डीएल अपॉन एल नोट को फिर से क्या बोल देंगे, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेन प्लस 1। यहाँ पर एल नहीं होता है, यहाँ पर लोग वाला फॉर्मूला नहीं है, लोग वाला फॉर्मूला ये है, ठीक है, एप्सिलॉन में, जबकि इसमें सिंपल ये डेफिनेशन, ये डायरेक्टली प्रोडक्ट होता है, सिग्मा इंजीनियरिंग एप्सिलॉन इंजीनियरिंग प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर एल होता है, ठीक है। क्लियर हो गए दोनों कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया या नहीं बताइए। फिलहाल अभी वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट को आप छोड़ देंगे, अभी फिलहाल क्या सोचेंगे कि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में, फिलहाल के लिए इतना एज्यूम लेके चलो, ठीक है। साथ ही हमारा एरिया कांस्टेंट होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन में, ये हम फॉर द हुक्स लॉ लेके चलना पड़ता है, फॉर द हुक्स लॉ हमें ये लेके चलना पड़ता है कि हमारे इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर एरिया कांस्टेंट है, ऐसा हम मान के चल रहे होते हैं फॉर द सिर्फ और सिर्फ हुक्स लॉ के लिए, सिर्फ और सिर्फ हुक्स लॉ के लिए, जबकि रियल में एरिया चेंज हो सकता है, रियल में एरिया चेंज हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लिया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लिया जा रहा है एजम्पशन के बेसिस पर। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये क्या है हमारा, ये हमारा अजम्पशन बेस्ड है, ये हमारा अजम्पशन बेस्ड है, ठीक है, ये अजम्पशन है, रियल में नहीं है। रियल चीजें अभी बाद में बताऊंगा स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर की स्टार्टिंग में ही, जब मैं पॉइजन रेशियो का सेंस बताऊंगा आपको। बताइए यहां तक समझ में आया या नहीं, डाउट है तो पूछिए, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है तो पूछिए, ठीक है। बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं लेके गया, बट थोड़ी बहुत डेप्थ भी रखी जिससे कि थोड़ी चीजें समझ में भी आ जाए, रटना ना पड़े। सर हाँ बताइए सर, जो इंजीनियरिंग सर ट्रू स्ट्रेन है सर, उसको हम चेंज इन लेंथ अपॉन इंस्टेंटेनियस लेंथ भी लिख सकते हैं सर। एक सेकंड फिर से बताइएगा, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ बताइएगा। सर जो ट्रू स्ट्रेन है सर, जो उसको हम चेंज इन लेंथ अपॉन
इंस्टेंटेनियस लेंथ लिख सकते हैं सर? ये वाली चीज यस सर। तो ये अगर आप इसे ऐसा लिख रहे हो तो ये हमारा डी एप्सिलॉन है, डी एप्सिलॉन ट्रू है। ठीक है, अगर आप इसे चेंज इन लेंथ अपॉन, और देखो ये अब सिंपल सी बात है ना, अगर आप यहाँ ये डेफिनेशन, तभी तो कह रहा हूं कि ये चीजें आपने यहाँ पर ना दोनों चीजें मिक्स कर दी हैं, ये डेफिनेशन गलत है, आपने इसकी दोनों चीजें मिक्स कर दी हैं। एप्सिलॉन टी नहीं लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे डी एप्सिलॉन टी, है ना, ये लिखेंगे आप डी एप्सिलॉन टी, तब इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन की डेफिनेशन एकदम क्लियर है। कहीं कहीं बुक्स में भी आपको ये चीज नहीं मिलने वाली है, डी एप्सिलॉन टी, जो डी वर्ड होता है ना वो पर्टिकुलर लिखा होना चाहिए। ये चीजें आपको टिमोशेंको जैसी बुक में ही मिल पाएंगी। ठीक है, जनरली वो चीजें डायरेक्टली आपको ऐसे देती हैं जो नॉर्मल बुक्स होती हैं कि डी एल अपॉन एल, बस हो गया काम। ठीक है, ये सेंस नहीं होता है। ठीक है, वो टोटल स्ट्रेन का सेंस है। क्लियर भरत? यस सर। ओके ओके, चलिए, और कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां तक ये बात हो गई, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये सेंस में यहाँ पर कुछ समझा रहा था आपको, सेंस ही समझा रहा था। ठीक है, टोटल ट्रू स्ट्रेन, हाँ ये फार्मूला मैंने ड्राइव करवा दिया था यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं प्रूफ स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट पर। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हाँ, इसमें एक छोटी सी चीज और जोड़ लो, इसमें एक छोटी सी चीज और जोड़ लो बस। क्या, अगर मैं आपसे इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इन दोनों में कंपैरिजन करता हूं टेंशन में, टेंशन टेस्ट, एंड दूसरा टेस्ट है कंप्रेशन टेस्ट, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, ये है हमारा कंप्रेशन। अब एक बात बताइए, कंप्रेशन के लिए कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया? ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, कोई समझ पा रहा है इस चीज को? मैंने इस तरह से अगर बना दिया तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सॉरी क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फिर कोई और सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया शुभ, बहुत बढ़िया, ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा। ठीक है, जो मैंने पहले आपको फिगर समझाए थे ना, उसमें मैंने ये वाली चीज ऐसे समझाई थी आपको। ठीक है, ये चीज ऐसे समझाई थी, तो ये वाला पार्ट मैंने 180 घुमा के और ऐसे दिखा दिया। ठीक है, इसे मैंने 180 घुमाया और ऐसे दिखा दिया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सभी को, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब यहां से स्टार्ट करो। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टेंशन केस में कैसा बनेगा? एक नॉर्मल फिगर लेके चल रहा हूँ, नॉर्मल फिगर है ना, हमेशा माइल्ड स्टील के लिए जरूरी नहीं है, एक नॉर्मल फिगर लेके चला ऐसे। ये मेरा क्या है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, ठीक है, बट ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा। अब मैं यहां बना रहा हूं ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, अभी तक मैंने वहां बनाया नहीं था, अगर मैंने बना दिया था तो फिर सही कर दूंगा। ये ऐसे, ओ सॉरी, अरे यार रुको एक सेकंड बस। ठीक, ये हो गया, बट इसका कर्व लेके चलना है, एक मिनट रुको बस। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब आपका होगा कि सर यहाँ पर ये इससे और थोड़ा सही कर लो। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, बस। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूं। यहां पर हमने क्या क्या लिया हुआ था? यहां पर एरिया हमने ए नोट लिया हुआ था। ठीक है, जबकि यहाँ का हमने एरिया क्या लिया हुआ है? ए आई। तो स्ट्रेस चेंज होगी, स्ट्रेस चेंज होगी, जबकि यहां पर हमने क्या लिया हुआ है? ए नोट भी सेम है और ए आई भी क्या है? ए नोट के बराबर। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन में जब स्ट्रेस को लिखोगे, सिग्मा आई को लिखोगे, सिग्मा टी को, एक इंजीनियरिंग हो गई और एक ट्रू हो गई। इधर एप्सिलॉन इंजीनियरिंग हो गई और एप्सिलॉन ट्रू हो गई। तो अगर मैं आपसे कहता हूं सिग्मा इंजीनियरिंग, एप्सिलॉन इंजीनियरिंग, आप ए नोट ही लेके चलते हो यहां तक। ठीक है, आगे भी ए नोट लेके चलते हो और इस पॉइंट के आगे भी ए नोट लेके चलते हो, है कि नहीं? इसलिए एरिया का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको, अब यहां से क्लियर कर लो इसे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ट्रू वाले फिगर आपको इसी पर दिखाना है, तो आप यहां इस ई पॉइंट के हिसाब से, इस ई पॉइंट के हिसाब से आप अभी भी ए आई को ए नोट लोगे, अभी भी आप ए आई को ए नोट लोगे, जबकि भले से आप सिग्मा टी एंड एप्सिलॉन टी का फिगर बना रहे हो, बट फिर भी आप ए आई को ए नोट लोगे। तो ये जो स्टडी होती है ये हमारी ऑलमोस्ट सेम होती है, ये यहां से यहां तक की स्टडी ऑलमोस्ट सेम होती है। इसीलिए हमें हर जगह ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि हमारी जो सोम होती है, सोम में बस
सोम होती है, सोम इलास्टिक लिमिट तक होती है, इसका मतलब हमें इंस्टेंटेनियस की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जबकि रियल में एआई चेंज हुआ है, रियल में ये फिगर चेंज हुआ है, पैटर्न सेम जाएगा बट थोड़ा इसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड जनरली बढ़ेगा, तो ये इसमें जो मैग्नीट्यूड जाएगा वो थोड़ा ऊपर से जाएगा, ऐसे हो सकता है, बट हम ये सारी चीजें क्या लेके चलते हैं, अजम्पशन, ठीक है। तो अजम्पशन है तो इस चीज को अभी क्या करोगे आप, भूल जाओगे। ये वाला जो सेंस है यहाँ पर बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, ये सेंस आपको बिल्कुल नहीं सोचना, क्लियर। अब यहां से आगे सेंस जरूर सोचोगे, यहां से आगे में क्या हो गया कि यहां से जब एआई लोगे, एरिया चेंज हो रहा है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में, तो एरिया चेंज होगा तो एआई छोटा है, पीआई तो उतना ही लग रहा है, एआई छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, ये चीज बढ़ेगी, तो बढ़ रही है। नेकिंग के बाद क्या होगा, नेकिंग के बाद एरिया तो ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ, यहाँ पर फोर्स तो डिक्रीज हो ही रही है, यहाँ सोचिएगा एप्सिलॉन सिग्मा ट्रू फॉर नेकिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा इसको नोट में, सिग्मा ट्रू फॉर नेकिंग। क्यों ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है जबकि फोर्स कम हो रही है, पीआई तो कम हो रही है, ये तो चाहे आप ट्रू की बात करो चाहे इंजीनियरिंग की बात करो, पीआई कम हो रहा है, बट एआई जो है, बट जो एआई है वो बहुत ज्यादा कम होता है नेकिंग में। आपको याद है ना, नेकिंग फिनोमेना में क्या होता है, एआई बहुत डिक्रीज होता है, तो जो एआई है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा होता है, एआई जो होता है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा होता है इस नेकिंग रीजन में। तो अगर ये चीज बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी एज कंपेयर टू पीआई, तो क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, सिग्मा टी इक्वल टू पीआई अपॉन एआई। तो सिग्मा टी बढ़ेगा या घटेगा, जरा इनकी ये चीज देखो, दोनों ही चीजें घट रही हैं बट एआई ज्यादा घट रहा है, तो आंसर बताइए मुझे, सिग्मा टी बढ़ेगा या घटेगा इन द नेकिंग रीजन। बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि एआई क्या है, ज्यादा रेट से डिक्रीज हो रहा है, एआई ज्यादा रेट से डिक्रीज हो रहा है जबकि पीआई कम रेट से डिक्रीज हो रहा है, पर डिक्रीज हो रहा है दोनों ही, तो यहां पर इसकी सिग्मा टी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और फिगर कैसे आता है यहाँ पर, कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड, ये होता है डाउनवर्ड सेंस में, ये होता है अपवर्ड। बस बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जा रहा, इतना ही रखते हैं, कॉनकेव अपवर्ड क्यों आता है वो सारी चीजें मैं नहीं समझा रहा आपको, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपको लेके चल सकता था बट जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, मैंने कहा ना कि इतनी डेप्थ लेके चल रहा हूँ कि थोड़ा सेंस रहे आपको। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेंशन टेस्ट में, ये कर्व कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा और ये इस सेंस में आएगा, ठीक है, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कंप्रेशन सेंस, तो पहले तो मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिखा देता हूं, पहले मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिखा दूं यहां पर, दिस इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यहां ऐसे नेकिंग तो होगी नहीं, है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, नेकिंग तो होगी नहीं, नेकिंग थोड़ी होगी, ये कंप्रेशन सेंस है, ठीक है, अल्टीमेट के बाद में वो फ्रैक्चर हो जाएगा, है ना। अब मुझे बताइएगा इसमें ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा जाएगा, इसमें ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा जाएगा, जो इलास्टिक लिमिट है ना, चाहे कंप्रेशन में क्यों ना हो, ये कंप्रेशन है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये कंप्रेशन में ही क्यों ना हो, ये यहां तक ऐसा तो जाएगा सेम, बट उसके आगे ये फिगर इससे ऊपर जाएगा, इससे नीचे जाएगा, आंसर दीजिए, इससे ऊपर जाएगा या इससे नीचे जाएगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बताइए। दिस इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, बताइए जल्दी से, ऊपर या नीचे। इस फिगर में ये जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा, ये इससे ऊपर से जाएगा या इससे नीचे से जाएगा, नीचे से, ऐसा क्यों, नीचे से, वेरी गुड, ऐसा क्यों, कहां से आपने आंसर निकाला, कहां से आपने आंसर निकाला, जल्दी से बताइए, कहां से आपने आंसर निकाला है कि इसके नीचे से जाएगा ये, क्योंकि आप जो थिंकिंग कर रहे हो वो थिंकिंग किसकी हो रही है, थिंकिंग गलती मत करना, थिंकिंग यहाँ पर इसकी नहीं कर रहे हो कि सर फोर्स ऐसे लग रही है टेंशन में और एरिया डिक्रीज हो रहा है ना, ये क्या है, ये कंप्रेशन है, और कंप्रेशन है तो एरिया क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एरिया, इंस्टेंटेनियस एरिया होगा इंक्रीज, इंस्टेंटेनियस एरिया होगा इंक्रीज, पीआई तो सेम लगेगी ना, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे ट्रू हो, और अगर, वेरी गुड, एरिया क्या होगा, इंक्रीज, और एरिया इंक्रीज होगा कंप्रेशन में, तो यहां पर जो वैल्यू होगी पीआई अपॉन एआई की वो हो जाएगी कम, और अगर पीआई अपॉन एआई की वैल्यू हो गई कम तो ये ग्राफ जाएगा नीचे से, ठीक है। तो याद रखिएगा दिस इज द टीएसएससी एंड दिस इज द ईएसएससी, ठीक है। तो उम्मीद है ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई है, यहाँ पर सिग्मा इंजीनियरिंग भी है और सिग्मा ट्रू भी है, यहाँ पर एप्सिलॉन इंजीनियरिंग भी है और एप्सिलॉन ट्रू भी है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। आगे चलूं, आगे चलूं, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है, आगे चलें, क्लियर, यस, कोई भी डाउट किसी तरह का,
ओके चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक, वेरी गुड। चलिए हाँ, नेक्स्ट हमारे पास थिंग होती है प्रूफ स्ट्रेस। कभी कभी ये क्वेश्चन छोटा सा पूछ लिया जाता है प्रूफ स्ट्रेस, तो मैं छोटे सेंस में ही बताऊंगा इसे, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, एक छोटे से फिगर से देख लेते हैं प्रूफ स्ट्रेस क्या होती है। सारे मटेरियल क्या होते हैं, जैसे माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील क्या है, मैंने आपको माइल्ड स्टील ही क्यों बोला था कि माइल्ड स्टील लेके चलना है, वो इसलिए क्योंकि उसमें हर एक पॉइंट आपको शो होता है, यील्ड पॉइंट आपको शो होते हैं, वो भी एक नहीं दो दो। ठीक है, आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे 250 के अराउंड आती है। ठीक है, वैल्यू निकाल सकते हैं, पॉइंट बता सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये पॉइंट यहां पर है। ठीक है, बट सारे मटेरियल ऐसे नहीं होते। एल्यूमिनियम, कॉपर, ये डक्टाइल हैं, सिल्वर, ये सारे के सारे मटेरियल हैं डक्टाइल, चीजें इसमें भी आनी चाहिए यील्डिंग वगैरह, बट वो डायरेक्टली शो नहीं करती। तो ऐसे जनरल मटेरियल्स के लिए मैं एक ग्राफ लेके चला, मान लीजिए ऐसा कुछ, ऐसे जनरल मटेरियल्स के लिए मैं एक ग्राफ लेके चला, यहां से यहां तक तो लीनियर लेके चला, और इसके आगे मैंने कुछ ये ग्राफ ले लिया ऐसे। नेकिंग होगी, डक्टिलिटी है, डक्टाइल है, नेकिंग होगी, ऐसे फ्रैक्चर हो गया, है ना। तो ये पॉइंट जो ये जो ग्राफ बना मेरा, ये मेरे हैं जनरल डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, ये अब क्या होता है, ऐसे फिगर में आप क्या यील्डिंग पॉइंट बता सकते हो भाई। यहां तक आप इलास्टिक पॉइंट तो बता दिया, चलो इलास्टिक पॉइंट और वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है मान लेते हैं। तो ये इलास्टिक पॉइंट और जो प्रोपोर्शनल पॉइंट है वो तो आपके पास आ गए। यील्डिंग पॉइंट कहाँ होगा, एज्यूम के हिसाब से तो हम यह ले सकते हैं, बट एक नया मेथड होता है। ठीक है, जनरल मेटल्स के लिए एक नया मेथड होता है जिसे हम यील्डिंग पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि हमें ना ही इलास्टिक स्ट्रेस पता, ना ही हमें इलास्टिक स्ट्रेस पता, ना ही हमें प्रोपोर्शनल स्ट्रेस पता, ना ही हमें यील्डिंग स्ट्रेस पता। तो वो यील्डिंग स्ट्रेस निकालने के लिए हम क्या लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने इतना ज्यादा चेंज कर लिया ना, वो इतना ज्यादा चेंज भी नहीं आता है, ये सिंपल इस तरह से कर्व आता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ हमें पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, सेंस को समझिएगा, हम क्या करते हैं, ये तो यहां तक फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, फ्रैक्चर की स्ट्रेंथ तो निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक मटेरियल है इतनी लेंथ का, एल नोट का, है ना। आपने क्या किया, आपने 0.2% स्ट्रेन कैलकुलेट करी, 0.2% स्ट्रेन कैलकुलेट करो। ठीक है, 0.2%। तो अगर मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल के तौर पर ये 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर का 0.2% कितना होगा, 100 सेंटीमीटर का 0.2% कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर का 0.2% कितना हो गया, 0.2 सेंटीमीटर ही। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का 0.2% कितना हो गया, 0.2 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, 0.2 सेंटीमीटर के बाद में, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं ये 100 सेंटीमीटर मान के, 0.2 सेंटीमीटर के बाद में, ठीक है 0.2% ही लिखूंगा यहाँ पर जिससे आप आगे गलती ना करो, 0.2 सेंटीमीटर के बाद में आप एक इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। किसके पैरेलल, इस वाली लाइन के। तो इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ये जो लाइन जहां पर भी इस कर्व को कट करे, दैट इज द पॉइंट एज प्रूफ पॉइंट, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है उसे हम बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस। और यही प्रूफ स्ट्रेस हम क्या वैल्यू ले सकते हैं, कैलकुलेशन बेसिस पर, ऑन कैलकुलेशन बेसिस यही प्रूफ स्ट्रेस हम क्या क्या ले लेते हैं, इलास्टिक स्ट्रेस भी सही बोल देते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल स्ट्रेस भी सही बोल देते हैं, और यील्ड स्ट्रेस भी सही बोल देते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम इस प्रूफ स्ट्रेस के हम लेके चल लेते हैं। तो यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। मैं सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि एप्सिलॉन होती है परसेंटेज में, है ना। 100 सेंटीमीटर का एजम्पशन लेके चलो, तो 0.2 सेंटीमीटर के बाद में आपने ये एक लाइन खींची, तो हमेशा ऑफसेट जो प्रूफ पॉइंट की बात होती है इसे हम बोलते हैं ऑफसेट मेथड। ये क्या है, ये 0.2% का ऑफसेट, इसे हम बोलते हैं ऑफसेट। तो ये है हमारा ऑफसेट मेथड जिससे आप प्रूफ स्ट्रेस निकाल रहे हो, ऑफसेट मेथड जिससे आप प्रूफ स्ट्रेस निकाल रहे हो। वर्डिंग यहां दे रखी है, वर्डिंग पूरी यहां दे रखी है, देखो प्रूफ स्ट्रेस, सम ऑफ द डक्टाइल मटेरियल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा डोंट शो द क्लियर यील्ड पॉइंट। For such metals, design stress is calculated by the offset method. An offset of permanent plastic strain equal to 0.2%. 0.2% is marked on x-axis and a straight line is drawn which is parallel to the initial portion of stress strain curve. Initial portion है ना, जो भी वो एंगल आ रहा होगा उसी के एंगल पैरेलली एक लाइन ड्रॉ कर देना है, जहां वो कट करे, the point of intersection of the stress strain curve with the straight line
इज प्रूफ पॉइंट एंड कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज द प्रूफ स्ट्रेस। बताइए समझ में आ गया या नहीं, यस और नो। कॉन्सेप्ट बहुत ही नॉर्मल था, है ना, बस 0.2% का एक लाइन खींचना है, किसके साथ में, इसी एंगल के हिसाब से, ये जो एंगल थीटा है ना, इसी एंगल के हिसाब से ये आपने खींचा। क्लियर हो गया सभी को? बहुत बढ़िया पार्थ, बाकी सभी को क्लियर हुआ है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ऑफसेट मेथड, प्रूफ पॉइंट, प्रूफ स्ट्रेस समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट? ओके ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया है। चलो फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। दैट इज द इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर ऑफ मेटल्स। इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर ऑफ मेटल्स, ठीक है। यहाँ पर एक दो टर्म्स होती हैं जिनको आपको याद रखना है। इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर, सबसे पहले मैं सिंपल एक इलास्टिक बिहेवियर की बात करता हूँ। इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो मैं आपको सोम पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, सारी चीजें आपको कंप्लीट करवा के लेके जा रहा हूँ, मैंने यही पार्ट डिस्कस नहीं किया और यही पार्ट से क्वेश्चन आ गए, तो फिर बेकार है ना। इसीलिए मैं हर एक पार्ट पर चाहे 5 मिनट ही क्यों ना लगे, मैं हर एक चीज आपके नोट्स में देखना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपके पास हर एक क्वेश्चन के आंसर हो। ठीक, तो यहाँ पर इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है? इलास्टिक बिहेवियर आपने सेंस समझा हुआ है, हम क्या लेते हैं, जनरल फिगर लेके चलते हैं। हमेशा ही माइल्ड स्टील का फिगर लेने की जरूरत नहीं है, एक जनरल फिगर लेके चलो। जनरल फिगर क्या हो गया, ये हो गया ऐसे, है ना, जनरल फिगर। तो इसमें जो हमारे पास इलास्टिक पॉइंट है, अब बताओ ऐसे फिगर में आप यील्ड पॉइंट कहां ढूंढोगे? ऑफसेट मेथड से, ऐसे पॉइंट पे। चलो तो ऑफसेट मेथड से मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, यहां पर आ गया ये। ऑफसेट मेथड क्या है? 0.2% पर। तो ये आ गया मेरे पास, मान लीजिए यील्ड पॉइंट, इसे मैंने यील्ड पॉइंट या इलास्टिक पॉइंट बोल दिया ई, या प्रूफ पॉइंट जिसे बोलते हैं, तो मैंने ई बोल दिया इसे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं, इसे थोड़ा सा और आगे ले लो, सॉरी, है ना, क्योंकि अगर यहां दूंगा तो फिर आप सोचोगे बहुत ही पास हो गया, ठीक। तो मैंने इस पॉइंट को यहां ले लिया ऐसे, ये हो गया मेरे पास, सॉरी, ये हो गया मेरे पास ई पॉइंट, है ना, 0.2% से ये आ रहा है। तो ये जो ई पॉइंट है, अगर मैं कहता हूं इलास्टिक बिहेवियर, सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक बिहेवियर, तो क्या करना है? पहले आप इसे लोडिंग करो, ऐसे मैंने एरो दिखाया किसका, लोडिंग का। तो मैंने लोडिंग किया, लोडिंग किया, मैं यहां पॉइंट तक पहुंचा, ठीक है, फोर्स हटाया, वापस आया, फोर्स हटाया तो क्या हुआ, अनलोड, फोर्स हटाया तो बाहर वापस आने को हम क्या बोलते हैं, अनलोडिंग। तो अनलोडिंग किया तो वापस अपने पुरानी अवस्था पर आ गया। अगर मटेरियल वापस फोर्स हटाने पर वापस अपनी पुरानी अवस्था पर आ रहा है, तो दैट इज सिंपली कॉल्ड एज दी लोडिंग एंड अनलोडिंग, एंड दैट इज सिंपली कॉल्ड एज दी इलास्टिक बिहेवियर। अगर वो अपनी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं लेता हुआ कंप्लीटली रिगेन करे, तो वो कंप्लीटली रिगेन मैंने कहां तक देखा, ई तक। तो इसका आगे का जो कर्व है वो हमारे लिए क्या है, यूजलेस। तो इलास्टिक बिहेवियर कहां तक शो होगा, इलास्टिक बिहेवियर कहां तक शो होगा, इलास्टिक बिहेवियर कहां तक शो होगा, ई पॉइंट तक। तो इलास्टिक बिहेवियर हमारा क्या हुआ, फोर्स लगाया, आगे गया, वापस छोड़ा, पीछे आया, कंप्लीटली रिगेन कर लिया, दैट इज द इलास्टिक बिहेवियर। इसे हम बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर। तो फिर इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर क्या है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं, तो इसमें स्ट्रेन कितनी आ सकती है, मैक्सिमम, दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेन। और वो मैक्सिमम स्ट्रेन कैसी है, इसका नाम क्या होगा इस वाली स्ट्रेन का, वो मैक्सिमम स्ट्रेन कैसी है? क्या वो मैक्सिमम स्ट्रेन परमानेंट डिफॉर्मेशन वाली स्ट्रेन है? क्या वो स्ट्रेन हमारी अभी भी इसमें दिखेगी फोर्स हटाने के बाद? क्या वो स्ट्रेन इसमें अभी भी दिखेगी फोर्स हटाने के बाद? जल्दी बताइए, क्या स्ट्रेन इसमें अभी भी दिखेगी फोर्स हटाने के बाद? ये जो मैक्सिमम स्ट्रेन आपको दिख रही है यहां से यहां तक की, ई पॉइंट तक की, दिखेगी या नहीं, यस और नो? फोर्स हटाने के बाद ये स्ट्रेन दिखेगी, नो, ठीक है, वेरी गुड सूर्य प्रकाश, ये स्ट्रेन नहीं दिखेगी। इसका मतलब ये स्ट्रेन क्या है, ये स्ट्रेन ऐसी स्ट्रेन है जो कि गायब हो जाती है। ये स्ट्रेन ऐसी स्ट्रेन है जो कि फोर्स हटाने के बाद गायब हो जाती है। ऐसी स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक स्ट्रेन। ऐसी स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक स्ट्रेन। कहोगे सर इतने टाइम से यही तो पढ़ा रहे हो आप, इलास्टिक स्ट्रेन, प्लास्टिक, ये वाली चीजें। अब यही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर में, इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई। अब चलते हैं हम इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर की तरफ। दिस इज द इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर। अब इसमें क्या है, इसमें प्लास्टिक सेंस भी आएगा, इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर। जरा समझिएगा अब इस चीज को, क्या कि यहां से आपने पहले एक ग्राफ बना दिया, वही सिंपल, ठीक है, जनरल फिगर। यहां पर आपने इलास्टिक पॉइंट ले लिया, ये रहा, ये इलास्टिक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमने क्या किया, फोर्स बढ़ा रहे हैं,
चलो भैया बढ़ा दो, फोर्स और बढ़ाओ, फोर्स और बढ़ाओ, फोर्स और बढ़ाओ। यहां तक की तो बात ठीक थी, है ना, यहां तक की बात ठीक थी कि आप इस पॉइंट तक लेके आ गए थे, फोर्स लगाया था, लोडिंग की थी, अनलोडिंग की थी, वापस आ गई थी। बट अगर आप लोड करते हुए उसे यहां तक ले गए, ऐसे इस पॉइंट तक ले गए, अगर आप लोड करते हुए उसे इस पॉइंट तक ले गए, यहां तक मान लीजिए ये कोई पॉइंट है हमारे पास, मान लीजिए इसे सी बोल दिया, ठीक है, एक सी पॉइंट है कोई। तो इस सी पॉइंट तक आपने अगर लोडिंग की है और अब अनलोड कर रहे हो, अब अनलोड कर रहे हो, तो बॉडी कैसे जाएगी? मैंने आपसे उस दिन बोला था, याद करो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझाया था, मैंने कहा था कि इसमें ई के बाद यानी कि यील्डिंग के बाद जो डिफॉर्मेशन होता है वो परमानेंट होता है। और मैंने एक एजम्पशन बोल दिया था आपसे कि जब आप फोर्स हटाओगे ना तो उसे वहीं पर मान लेना, जबकि रियल में वो वहीं पर नहीं होता। ये चीज हमें याद रखनी चाहिए, वो रियल में यहीं पर नहीं होगा। अगर फोर्स हटेगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये यहीं पर नहीं बैठेगा। ये जो आपके पास मटेरियल था फोर्स लगाने पर ये यहां तक पहुंच गया, अब आपने फोर्स हटाया तो ये वापस आना चाहिए, ठीक है, सॉरी वापस नहीं आना चाहिए क्योंकि परमानेंट डिफॉर्मेशन में है, इसका मतलब यहीं पर रहना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, इसमें भी थोड़ा सा रिकवरेबल स्ट्रेन होता है, मतलब ये अपने आप को रिकवरी करता है, चाहे ये इलास्टोप्लास्टिक रीजन में ही क्यों ना हो, सॉरी परमानेंट डिफॉर्मेशन वाले प्लास्टिक रीजन में ही क्यों ना हो, इसमें अभी भी थोड़ी सी रिकवरी होती है। ये है रियल सेंस। मैं आपको रियल सेंस भी देना चाह रहा था, इसलिए स्ट्रेस स्ट्रेन वाला ही सेंस नहीं रखा मैंने, रियल सेंस भी रख रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इलास्टिक रिकवरी भी हो रही है, इसे हम बोलते हैं इलास्टिक रिकवरी, के रिकवरी भी कुछ ना कुछ हो रही है। तो ये जो सी है, सी के बाद अगर आप अनलोड करोगे इसे तो ये फिगर कुछ ऐसा जाएगा, समझिएगा, ये फिगर अनलोडिंग के बाद कुछ ऐसा जाएगा यहां तक, ठीक है, अनलोडिंग के बाद ये फिगर गया यहां तक ऐसे, ये फिगर जो है वो यहां तक जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो इतना जो स्ट्रेन इसने अपने आप में गायब किया, इसे क्या बोलेंगे? जो इतना स्ट्रेन इसने अपने आप में गायब किया उसे क्या बोलेंगे? उसे हम प्लास्टिक स्ट्रेन बोलेंगे, परमानेंट डिफॉर्मेशन वाली स्ट्रेन बोलेंगे, या कुछ और बोलेंगे? दैट इज द इलास्टिक स्ट्रेन और इलास्टिक रिकवरी। बहुत बढ़िया, दैट इज द इलास्टिक स्ट्रेन, और प्रेफरेबली वर्ड होता है यहाँ पर इलास्टिक रिकवरी, इसे हम बोलते हैं इलास्टिक रिकवरी। मैंने कहा था ना एक सेंस कि गायब जो स्ट्रेन हो जाए वो इलास्टिक होती है, तो यहाँ स्ट्रेन कौन सी गायब हो गई? इतना पार्ट, इसका मतलब इसे हम बोलते हैं इलास्टिक रिकवरी। अब जो यहाँ पर ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? चलो यहाँ तक ऐसे तो चले गए थे, बट जब हमने सी पर फोर्स हटाया तो ये ग्राफ कैसे बनता है पता है? इस इनिशियल थीटा के हिसाब से जो एक ये लाइन आ रही थी इनिशियल थीटा के हिसाब से ऐसे, उसी के पैरेलल इस पॉइंट से एक लाइन खींचो ऐसे, उसी के पैरेलल। किसके पैरेलल? इस वाली इनिशियल लाइन के पैरेलल। इस पर टेंजेंट मारा हुआ यहां से, इस टेंजेंट के पैरेलल ही सी से एक लाइन खींचोगे। ये लाइन है मेरी किस चीज की? अनलोडिंग की। ये है मेरी अनलोडिंग की लाइन। तो यहां पर जो ये अनलोडिंग हुआ है इसमें इलास्टिक रिकवरी कितनी हुई है? इसमें इलास्टिक रिकवरी हुई है इतनी, इसमें इलास्टिक रिकवरी हुई है इतनी। ये है मेरी इलास्टिक रिकवरी। कौन सी वाली? ये वाला पार्ट। दिस इज द इलास्टिक रिकवरी, दिस इज द इलास्टिक रिकवरी। समझ में आ रहा है कि ये जब अनलोडिंग होगा तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन, अब सोचिएगा ये यहां तक पहुंच गया है ना, इसका मतलब ये बॉडी यहां तक तो पहुंची गई, यहां से इनिशियल से यहां तक तो पहुंच गई, इतनी उसमें डिफॉर्मेशन हो गई। इसका मतलब ये जो हमारे पास है ये कैसा है? परमानेंट डिफॉर्मेशन है। ये कैसा है? परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसको हम क्या बोल देते हैं? परमानेंट डिफॉर्मेशन तो बोल ही सकते हैं, बट इसका एक एक्चुअल नाम यहां हम यूज लेके चलते हैं, ठीक है, यहां इसका हम एक नाम लेके चलते हैं, दैट इज दी रेजिडुअल। इस वाले पार्ट का नाम दे रहा हूं मैं, नीचे अपने नोट्स में यहीं पर लिखना, दैट इज दी रेजिडुअल स्ट्रेन। इसे हम बोलते हैं रेजिडुअल स्ट्रेन। आपसे कभी कभी ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है वर्ड, व्हाट इज द रेजिडुअल स्ट्रेन? तो रेजिडुअल स्ट्रेन कौन सी है? आफ्टर अनलोडिंग जितना आपके पास परमानेंट डिफॉर्मेशन बचेगा, दैट इज द रेजिडुअल स्ट्रेन। आफ्टर अनलोडिंग जितना आपके पास परमानेंट डिफॉर्मेशन बचेगा, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द रेजिडुअल स्ट्रेन। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये है इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर, के इलास्टिक सेंस भी है और प्लास्टिक सेंस भी है। और ये कहां तक वैलिड होता है? बिल्कुल नेकिंग तक वैलिड होता है, ठीक है, यहां तक ये चीज वैलिड होगी कि वापस आने की कोशिश करेगा। बट जिस टाइम पर नेकिंग हो गई, मतलब जिस टाइम फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर ही हो गया ना, फिर रिकवरी क्यों करेगा? ठीक है, तो फ्रैक्चर वाले पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे जाएगा कर्व, नहीं तो हर जगह कर्व कैसा जाएगा? ऐसे होता हुआ हर जगह ये इसके पैरेलल जाएगा। क्लियर? हर जगह ये इसके पैरेलल जाएगा, बस सिर्फ और सिर्फ कहां नहीं जाएगा? जहां फ्रैक्चर पॉइंट है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई। यहां तक ये चीज क्लियर हुई या नहीं बताइए?
लोडिंग एंड अनलोडिंग, क्लियर हो गई या नहीं? एंड साथ ही इलास्टिक स्ट्रेन एंड रेजिडुअल स्ट्रेन, ठीक है। बाकी सभी भी बताइए प्लीज, कोई डाउट है तो पूछिए, या सिर्फ यही सोच रहे हैं कि चलो ठीक है एक बार वीडियो से फिर से देख लेंगे, ऐसा सोच रहे हो तो प्लीज अभी पूछ लो, है ना। तो टाइम का हमें यूटिलाइजेशन करना है, ना कि आगे के लिए छोड़ देना है। बहुत बढ़िया, सभी के रिप्लाई बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें, ये चीज तो यहां तक कवर हो गई, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और, कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन भी आपको परेशान कर सकता है एग्जाम में। ये हमारे पास जनरल फिगर हो गया, इसका आंसर आप खुद देंगे। ये आपके पास ई पॉइंट है, इलास्टिक पॉइंट वाला, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट मान लीजिए, मैंने वही जैसे अभी सी लिया था, सी ले लिया, ठीक है। यहां पर ये हमने लोडिंग किया, इसे मैंने लोडिंग बोला, ठीक है। यहां पर ये अनलोडिंग हो गया, इसके पैरेलल, है ना, इसके पैरेलल ये अनलोडिंग हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अब अनलोडिंग के बाद फिर से लोड करो, पहले आपने लोडिंग किया, उसके बाद फिर से अनलोडिंग किया, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई फिर से लोडिंग करो, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे हम रीलोडिंग, ठीक है। तो रीलोडिंग हमें इसकी करनी है। तो अब बताइए जरा, यहां पर अगर मैं इसे फिर से लोड दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर इसे अनलोड किया था, तो इसे अगर मैं फिर से लोडिंग करता हूं, तो अब बताइए इसमें यील्डिंग स्ट्रेस, जैसे ये पॉइंट ई था, क्या ये यील्डिंग स्ट्रेस इसकी बढ़ेगी? इसे ई को मैंने यील्डिंग स्ट्रेस से प्रूफ स्ट्रेस बोला था, इसकी यील्डिंग स्ट्रेस बढ़ेगी, कम होगी, या उतनी ही रहेगी? उसी मटेरियल की यील्डिंग स्ट्रेस बढ़ेगी, कम होगी, या उतनी ही रहेगी? मटेरियल क्या है? ये मान लीजिए स्टील, है ना। तो स्टील मटेरियल यहां पर कहां पहुंच चुका है? यहां। दिस इज द न्यू शेप, अलग से दिखा देता हूं, दिस इज द न्यू शेप, है ना, दिस इज द न्यू शेप। तो अब मुझे बताइएगा, ये जो न्यू शेप इसकी आई है स्टील की जो ये न्यू शेप आई है, तो इस मटेरियल का यील्डिंग स्ट्रेस बढ़ा है, कम हुआ है, या सेम रहा है? इस वाले स्पेसिमेन का जो ये है ग्रीन वाला, ये बढ़ा है, कम हुआ है, या सेम रहा है? इसका यील्डिंग स्ट्रेस सेम, ओके, इंक्रीज, बढ़ेगी, अच्छा, ठीक है, इंक्रीज। अब देखिएगा एक चीज में जो आपको क्लियर करना चाहूंगा, आप कहेंगे कि सर स्टील तो एक मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज कैसे हो जाएगी? बिल्कुल बात सही, प्रॉपर्टी किसके बेसिस पर होती है? एक मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टी किसके बेसिस पर होती है? एक बात ये भी तो सोचो ना, एक मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टी किसके बेसिस पर होती है? एटॉमिक अरेंजमेंट के बेसिस पर। बेसिक से पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। एटॉमिक अरेंजमेंट के बेसिस पर उसकी प्रॉपर्टी कही जाती है, जैसे मैंने कल भी समझाया था डेंसिटी, है ना। एटॉमिक प्रॉपर्टी की, एटॉमिक जो हमारे पास अरेंजमेंट है उसके बेसिस पर प्रॉपर्टी निकल के आती है, ठीक है। अब एक बात सोचिएगा, यहां इस स्टेट में स्टेबल है ये फर्स्ट स्टेट है इसकी, ये इसकी फर्स्ट स्टेट है। अनलोडिंग के, सॉरी, जीरो फोर्स के सेंस में इसकी फर्स्ट स्टेट है। एटम्स कहां होंगे? ऐसे होंगे, कुछ एटम्स कहां होंगे? ऐसे होंगे, अरेंज हो रखे होंगे अपने आप में, ये अपनी एक स्टेट है। तो इस स्टेट पर इसकी एक यील्डिंग स्ट्रेस होगी, कैसे पता लगेगा? फोर्स लगाओगे, छोड़ोगे, एक पॉइंट आएगा जहां पर ये इलास्टिक अपने आप को छोड़ देगा, उस पॉइंट को हम यील्डिंग पॉइंट बोल रहे हैं ऑलमोस्ट। इसका मतलब इसमें यील्डिंग स्ट्रेस एक होगी। बट आप जरा सोचो, आपने इसी बॉडी को परमानेंट डिफॉर्मेशन में लेके गए, परमानेंट डिफॉर्मेशन के बाद फोर्स हटा दिया, फोर्स हटाने के बाद ये इस सिचुएशन में आ गया, तो आप मुझे इसका आंसर दो, क्या ये स्टेबल है या नहीं? क्या ये इसकी न्यू शेप स्टेबल है या नहीं? यस और नो, क्या इसकी न्यू शेप स्टेबल है या नहीं? आपने जिन्होंने इंक्रीज आंसर दिया बिल्कुल सही, बट जो सेम पर अभी सोच रहे हैं उनके लिए मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। न्यू जो स्टेट है वो भी स्टेबल है, वेरी गुड। अगर न्यू स्टेट स्टेबल है तो इसके जो न्यू एटॉमिक अरेंजमेंट होंगे, कैसे? जो ग्रेन्स इसके डिफॉर्म कर दिए हैं आपने, याद करो परमानेंट डिफॉर्मेशन में ग्रेन्स डिफॉर्म हो जाती हैं, तो जो ग्रेन्स इसकी डिफॉर्म कर दी हैं वो न्यू स्टेबल कंडीशन है। इसका मतलब ये फिर से आपके लिए क्या बन गया है? एक न्यू स्पेसिमेन। आप खुद सोचो, क्या हमारे पास स्टील पहले से ही ऐसा था क्या? यही स्पेसिमेन इसका एकदम जनक है क्या? है ना, ये इसका पेरेंटल जो स्पेसिमेन है वो तो नहीं है ना, ये भी तो किसी ना किसी से बनाया होगा, ये भी तो किसी ना किसी एक इनगोट से बनाया गया होगा ना, तो ऐसे ही ये भी तो किसी ना किसी इनगोट से बनाया जा रहा है ना, तो ये न्यू स्पेसिमेन है। बट इस न्यू स्पेसिमेन को अगर हम अब स्ट्रेस करते हैं, तो वो जो स्ट्रेस है वो यील्डिंग स्ट्रेस इसकी कहां पर आ रही है? कुछ ये वाली,
वो यील्डिंग स्ट्रेस इसकी, इसका फिगर अब फिर से ऐसे जाएगा, ऐसे वही जो क्या कहते हैं हुक्स लॉ फॉलो करता हुआ, लीनियर हुक्स लॉ फॉलो करता हुआ ऐसे जाएगा, एंड दिस इज द यील्डिंग स्ट्रेस, दिस इज द यील्डिंग स्ट्रेस, है ना, ये हमारी इसकी यील्डिंग स्ट्रेस होगी, मतलब ई डैश बोल दिया इसे, दिस इज द न्यू ई डैश पॉइंट, और ई डैश पॉइंट ई से क्या है, ज्यादा है, ई डैश पॉइंट ई से क्या है, ज्यादा है, इसीलिए यहां पर हमारे पास क्या देखने को मिलती है कि आफ्टर रीलोडिंग, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, आफ्टर रीलोडिंग material increases its yielding stress। ठीक है, अब आप कहोगे सर ऐसा तो फायदा है कि बार बार रिलोड करते रहो, हमारे यील्डिंग स्ट्रेस बढ़ती रहेगी। अरे भाई बढ़ती तो रहेगी, बट ये कैसा है, ये वाला जो शेप है, ये स्पेसिमेन का जो नया शेप है वो कैसा है, वो है इलोंगेटेड ग्रेन्स का। तो इलोंगेटेड ग्रेन्स में अल्टीमेट स्ट्रेस तो यहीं जाके फंस जाएगी ना, अल्टीमेट स्ट्रेस तो अभी भी उतनी होगी ना। मटेरियल भले से ही हमने दूसरी स्टेबल फॉर्म में पहुंचा दिया, बट मटेरियल पहुंचने में वो इलोंगेटेड ग्रेन्स के रूप में गया है, तो उसकी अल्टीमेट तो अभी भी वही होगी, है ना। तो मटेरियल की अल्टीमेट वही होती है, जबकि यील्डिंग चेंज हो जाती है। रीलोडिंग से मटेरियल की अल्टीमेट वही होती है, जबकि उसकी यील्डिंग चेंज हो जाती है। व्हाइल अल्टीमेट स्ट्रेस इज सेम, मतलब फ्रैक्चर अभी भी उतने ही स्ट्रेस पर होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस इज सेम, मतलब फ्रैक्चर अभी भी उतने पर ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज को ज्यादा कैपेबल बना सकते हैं, यील्डिंग में बना सकते हैं, बट उसका फेलियर तो अभी, मतलब फ्रैक्चर वाला फेलियर तो वहीं पर होगा अभी भी। ठीक है, उम्मीद है ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर एंड साथ ही ये लोडिंग एंड अनलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल मैंने क्वेश्चन सेंस में ही समझाया है सब, है ना, क्वेश्चन सेंस में ही समझाया है। क्लियर, बताइए जल्दी से आगे चलूं, यहां तक हो गया है कंप्लीट? अरे कुछ तो बोल दो यार, क्लियर हो गया? हाँ गुड, चलिए हाँ, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, लास्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर 1। ठीक है, लास्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर 1, टाइप ऑफ मटेरियल बिहेवियर्स, टाइप, वेरियस टाइप्स, जैसे कि ये जो हमारे पास है, ये हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इंजीनियरिंग ही जनरली बोलते हैं, बट जनरल फिगर्स हैं, जनरल फिगर्स। अगर मेरा फिगर सिर्फ और सिर्फ ऐसे है, तो इसे मैं बोलता हूं लीनियर इलास्टिक, ये नाम होता है लीनियर इलास्टिक का। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीनियर इलास्टिक, तो ऐसा फिगर सोचना बस कि जो यहां पर जाके बस इलास्टिक है, प्लास्टिसिटी की बात ही ना हो रही है, सिर्फ लीनियर इलास्टिक, प्लास्टिसिटी की बात ही नहीं है। अगर देखा जाए तो ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ है, अगर देखा जाए तो ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ है, ऑलमोस्ट आइडियल ब्रिटल, उसे हम लीनियर इलास्टिक बोलेंगे, बस उसमें प्लास्टिसिटी है ही नहीं, है ना। एक तो हो गया ये फिगर, ठीक, सॉरी, एक हो गया ये फिगर, ठीक। उसके बाद सेकंड फिगर, सेकंड है हमारे पास ये ऐसे, इसका नाम क्या होगा, लीनियर इलास्टिक, इसका नाम होगा लीनियर इलास्टिक, लीनियर इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक, है ना, परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली प्लास्टिक का मीनिंग क्या, प्लास्टिक क्या था, परफेक्टली प्लास्टिक, मैंने आपको ये चीज बताई हुई है। परफेक्टली प्लास्टिक का मीनिंग क्या होता है, जो चीज हमारी स्ट्रेस में ना बढ़े जबकि उसमें स्ट्रेन आता रहे, उसी तो हम प्लास्टिक बोलेंगे। जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आता रहे जबकि उसमें स्ट्रेस हम ज्यादा ना लगा रहे हो, तो ये क्या है मेरा परफेक्टली प्लास्टिक, जिसमें सीधी लाइन आ रही है, जिसका यंग्स मॉडुलस क्या है, 0, जिसका ई क्या हो रहा है, 0, यंग्स मॉडुलस 0, मतलब अपने आप को वो रिस्टोर करने की टेंडेंसी नहीं रख रही है, बॉन्डिंग उसमें बहुत ही वीक हो गई है, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, लीनियर इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक, सेकंड। थर्ड देख लो, थर्ड कोई डाउट रहे तो पूछ लेना, ठीक है, कोई डाउट रहे तो पूछ लेना, क्योंकि क्वेश्चन सीधे इससे आएंगे इस तरह से। इसके बाद थर्ड है ऐसा फिगर, ये क्या होता है, कोई बता पाएगा इसका नाम, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, आधा नाम तो बता देता हूं जो कि आपको दिख भी रहा होगा, लीनियर इलास्टिक। सबसे पहले आपको ये कर्व देखना होता है यहां से यहां तक, स्टार्टिंग में अगर ऐसे कर्व दिख रहा है सीधा, सीधे लाइन, तो लीनियर इलास्टिक तो वर्ड होना ही है, लीनियर इलास्टिक, है ना। उसके आगे वाला पार्ट आगे के नाम से होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, एंड, लीनियर इलास्टिक एंड या विद इसे हम क्या बोल सकते हैं, कोई बता पाएगा? वेरी गुड पर्थ, वेरी गुड,
लीनियर इलास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आपने स्ट्रेन हार्डनिंग का सेंस यहां से समझा था। स्ट्रेन हार्डनिंग ये वाला पार्ट था ना जिसमें स्ट्रेस भी बढ़ रही है और स्ट्रेन भी बढ़ रही है। बहुत बढ़िया पार्ट थी, बहुत बढ़िया। तो स्ट्रेन हार्डनिंग ये वाला पार्ट हो गया, तो इसे हम बोलते हैं लीनियर इलास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। या फिर इसका ही नाम हमारा थोड़ा सा ये भी कहीं कहीं लिख लिया जाता है, विस्को इलास्टिक, है ना। बस ज्यादा इसके बारे में बात करूंगा नहीं मैं, क्योंकि मतलब नहीं है आपका, ठीक। उसके बाद इसके बाद और कुछ फिगर्स देख लेते हैं। फोर्थ फिगर इज दिस, ये है, इसका नाम क्या होगा, ये क्या नाम होगा इसका, कोई बता पाएगा ये क्या नाम है, ये क्या नाम है। ये डेड लोड नहीं है, ये डेड लोड मत समझ लेना, ठीक है। इसका नाम क्या होगा सिग्मा और एप्सिलॉन में, अगर ऐसे जा रहा है तो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भारत, बहुत बढ़िया, परफेक्टली प्लास्टिक, क्योंकि इसमें लीनियर इलास्टिक का बात ही नहीं आएगी। लीनियर इलास्टिक मतलब जिसमें इलास्टिसिटी हो, मतलब जो लीनियरली ऐसे दिख रहा हो, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। स्टार्टिंग में ये वाली चीज है, फिर ऐसे है, तो मतलब हम इस चीज को यहीं से सोच सकते हैं। तो ये क्या है, परफेक्टली प्लास्टिक। इसमें स्ट्रेन कुछ है ही नहीं, तुरंत ही क्या हो रहा है, परफेक्टली प्लास्टिक, स्ट्रेन आ ही नहीं रहा, परफेक्टली प्लास्टिक। उसके बाद एक ग्राफ ये लेके चल रहा हूं, इसे बताना ये क्या है, ये जिसमें स्ट्रेस नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन आ रहा है, वो क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं। दिस इज दी परफेक्टली प्लास्टिक, बहुत बढ़िया सूर्य प्रकाश, बहुत बढ़िया पार्ट। दिस इज दी आइडियल फ्लूइड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज दी आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। क्यों, क्योंकि आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा भी है ये। बट आइडियल है तो हम उस चीज को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट करने के कंडीशन में नहीं होते हैं, हम नहीं बता सकते आइडियल फ्लूइड कैसा होता है। बट हाँ, कुछ एजम्पशंस लेके हम ये चीजें सोच सकते हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं, बट ये होगा या नहीं होगा ये हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड क्या है, आइडियल फ्लूइड में जहां पर बिना किसी फोर्स के भी स्ट्रेन आती जाए, आती जाए, आती जाए, आती जाए, है ना, बिना किसी फोर्स के भी। या आपने एफएम में पढ़ा होगा कि अगर फोर्स ना भी लगे तब भी स्ट्रेन आती रहती है उसमें, ठीक है। यही तो आइडियल फ्लूइड है जिसे आप सोच ही नहीं पाते हो। तो ये आइडियल फ्लूइड, ठीक, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं सोच पाता है, ठीक है। सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, टीचर भी नहीं सोच पाएगा। आइडियल फ्लूइड ऐसी चीज है, ऐसे ही आइडियल सॉलिड है, ठीक है। यहाँ पर अब इसका फिगर और बताओ, ठीक है। दिस इज दी फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अगर हम आइडियल चीजों को साइंटिस्ट भी सोचने लग जाते तो फिर आइडियल को आइडियली क्यों बोलते, ठीक है। तो ये है, अब एक फिगर ये मैं लेके चल रहा हूँ, इस फिगर को और बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये सिग्मा और ये एप्सिलॉन। अगर ये सीधा ऐसे जा रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, दैट इज द आइडियल सॉलिड, बहुत बढ़िया पार्ट्स, दैट इज द आइडियल सॉलिड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन है ही नहीं, और अगर स्ट्रेन नहीं है तो डिफॉर्मेशन नहीं, डिफॉर्मेशन नहीं है तो वो रिजिड बॉडी है, मतलब आइडियल सॉलिड। आइडियल सॉलिड, ठीक है। रिजिड बॉडी को हम थोड़ा सेंस में सोच सकते हैं, आइडियल सॉलिड को तो बिल्कुल नहीं, मतलब इसे हम रिजिड बॉडी के सेंस में ले सकते हैं, डिफॉर्मेशन के सेंस में, रिजिड बॉडी के सेंस में ले सकते हैं, ठीक है। बट इसमें स्ट्रेस आ रही है, ठीक है, इसमें स्ट्रेस आ रही है जबकि स्ट्रेन नहीं है। तभी तो कह रहा हूं कि ये चीजें नहीं सोच सकते आप। भाई मैंने आपसे क्या समझाया आपको, अगर स्ट्रेन होगी तो स्ट्रेस होगी, यहाँ स्ट्रेन है नहीं, स्ट्रेस कैसे आ सकती है ना। तो सेंस यही समझने वाली बातें हैं। ऐसी आइडियल फ्लूइड बिना किसी फोर्स के कैसे डिफॉर्मेशन हो सकता है, तो ये चीज भी हम नहीं सोच सकते, ये चीज भी हम नहीं सोच सकते, बस क्वेश्चन में आ सकता है इसलिए बता रहा हूं, ठीक। तो यहां तक बात हो गई है हमारी चैप्टर 1 की कंप्लीट। कोई भी डाउट है चैप्टर 1 में तो पूछेगा, ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछिए, ठीक। 1, 3, 4 एंड 5 सेकंड के सॉल्यूशन आपको मिल चुके हैं, बताइए सभी, सेकंड के सॉल्यूशन मिल चुके हैं, सेकंड के सॉल्यूशन मिल चुके हैं सभी को, बहुत बढ़िया। सेकंड के सॉल्यूशन मिल चुके हैं तो आपने उम्मीद है सेकंड के सॉल्यूशन कर लिए होंगे, ठीक है। 1, 3, 4 एंड 5 के सॉल्यूशन में आज आपको अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। आज अपलोड हो जाएंगे आपके 1, 3, 4 एंड 5 के सॉल्यूशन, ठीक है। आप इन चारों असाइनमेंट को कंप्लीट करो, आज का आपके पास प्रॉपर टाइम रहेगा, इन चारों असाइनमेंट को कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सॉल्यूशन से देखो, तब भी अगर नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कल हम क्या करने वाले हैं, कल संडे है,
बट हम कल संडे में भी क्लास रखने वाले हैं, ठीक है। 9 बजे से ही क्लास रहेगी, क्यों? क्योंकि मुझे मे बी 17th को ऑफ करना है आपका, ठीक है, सोम का मे बी, ठीक है। तो 17th को अगर ऑफ रहेगा तो हम कल संडे में क्लास रखने वाले हैं, ठीक है। तो कल 9 बजे से हमारी क्लास चलेगी, रेगुलर क्लास 9 से 11 तक। ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, 9 से 11 तक हमारी रेगुलर क्लास चलेगी। उसके बाद क्योंकि कल संडे है तो और क्लासेस में भी ऑफ रहेंगी, ठीक है, तो हमारे पास टाइम रहेगा आगे। तो 9 से 11 तक तो हमारी रेगुलर क्लास, बट आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, उसके बाद हम दूसरे टाइम फिर से 15 मिनट का गैप लेके, 15 मिनट का गैप लेके हम फिर से मिलेंगे, ठीक है। हम फिर से मिलने वाले हैं, और अगर हम फिर से मिलने वाले हैं तो किस लिए मिलेंगे? क्योंकि जितने भी असाइनमेंट्स मैं करवा रहा हूं, ठीक है, 5 असाइनमेंट्स मैंने करवा दिए यहाँ पर, 5 असाइनमेंट्स, और ये 5 असाइनमेंट्स अगर आपको डाउट रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ये जो लेक्चर होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा, इन द सेंस कि अगर आपको डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछोगे। अगर आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में इन 5 असाइनमेंट से, अगर आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है और डाउट रह जाता है, तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछोगे उसमें, जिससे कि 1 to 1 कन्वर्सेशन हमारा अच्छे से होता रहेगा, ठीक है। वो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे वो बात नहीं आ पाती है, इसीलिए मैं ये अलग से आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम अराउंड 11:15 से फिर से मिलेंगे, ठीक है, और उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट ये सोच के अगर आप बैठोगे कि सर एक क्वेश्चन से लेके और असाइनमेंट 5th के लास्ट क्वेश्चन तक सारे सॉल्यूशन बताएंगे, तो नहीं होगा ऐसा। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक मैं अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाऊंगा। क्वेश्चन में आपके एफर्ट चाहिए मुझे, तभी आपकी रैंक बनेगी, तभी आपके आंसर्स आएंगे, और तभी आपको जॉब लगेगी, ठीक है। अगर मैं ही सब कुछ करता रहूंगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी है सारे असाइनमेंट करो, उसके बाद जो भी आपके डाउट विद सॉल्यूशंस अगर समझ में नहीं आते हैं, जो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, उनसे अगर समझ में नहीं आते हैं, तो कल आप अपने डाटाज लिखना, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हो पाए आपसे वो मेरे से पूछना, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर एक भी स्टूडेंट इसमें नहीं हुआ तो नहीं होने वाली है क्लास, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप करोगे तभी ये चीज है, और मेरे हिसाब से कल फिर लास्ट हो जाएगा। उसके बाद में फिर ये चीज नहीं लूंगा फर्स्ट चैप्टर की, फिर ये सोच के चलूंगा कि आपको सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, मैं ये सोच के चलूंगा कि जिम्मेदारी कुछ आपकी भी है यार, ठीक है। सिर्फ स्टूडेंट नहीं हो भाई, आप यहाँ पर एई जेई बनने वाले हो, ठीक है। अपनी जिम्मेदारियां समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलिए, तो यहां तक की बात हो गई है, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक। यहां तक बताइए, कोई डाउट है तो बताइए, आज ही चैप्टर स्टार्ट कर लिया जाए फिर, ठीक है। एनर्जेटिक हैं तो आज ही कर लेते हैं, नहीं तो फिर कल से करते हैं। जल्दी से बताइए क्या किया जाए। पीडीएफ को देख लीजिएगा, पीडीएफ को देख लीजिएगा। आपसे डाउनलोड हुआ था ये? बताना जरा एक बार, डाउनलोड हुआ था ये आपसे? डाउनलोड हो जाए तो बेस्ट है यार, आपको 100 पेजेस की पीडीएफ मिल जाएगी सीधे। इससे हो रहा है? बताइए, हुआ था? करके देखा था फिर? नहीं हुआ? ओके, चलो तो फिर एक काम करूंगा मैं, आपका कोई एक कंबाइंड टेलीग्राम चैनल भी नहीं है? नहीं तो मैं उस पर ही इस चीज को अपलोड कर देता, ठीक है। या तो फिर ऐप पर ही इसे अपलोड करवा दिया जाए, जिससे कि आपके पास कम से कम नोट्स के फॉर्म में थोड़ा बहुत तो रहे, ठीक है। बाकी आपने नोट्स बना ही लिए हैं, बाकी मैं बार बार स्क्रीनशॉट आपको दिलवाता रहा था, जिससे कि आपने नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर कर लिए होंगे, जैसा मुझे लगता है, ठीक है। अच्छा, ओके, ऐप से डाउनलोड नहीं होता है, ठीक है। ऐप से डाउनलोड नहीं होता है, ओके, ऐसा भी है। चलो, कोशिश करेंगे फिर टेलीग्राम, अगर टेलीग्राम पर हमारा कोई एक चैनल होगा, ठीक है, तो हम उस पर बात कर लेंगे, फिर मैं उस पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बट मे बी शायद आप सभी उस टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, उस चीज को मैं कंसिडर करूंगा, ठीक है, जैसे भी आपको प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक। उसके बाद चैप्टर 2 बताइए फिर, आज किया जाए कल किया जाए?